हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज से अब हम शुरू कर रहे हैं बच्चा आपकी क्लास 12th, जिसका जो मैं सबसे पहली यूनिट आपको पढ़ा रहा हूँ वो है इकोलॉजी, जिसके अंदर आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसमें से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर जो है मैं शुरू कर रहा हूं। यकीन मानिएगा इकोलॉजी शायद आपको अब तक बोरिंग लगती होगी, बट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन यूनिट है। आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इकोलॉजी यूनिट को पढ़ने में। अगर तुमको इकोलॉजी में मजा लेना है, तुमको समझना है, तो अपने रेस्पेक्ट में कभी भी मत पढ़ना इकोलॉजी को। इकोलॉजी को हमेशा पढ़ना एक एनिमल के रेस्पेक्ट में, कि एक एनिमल जो है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में किस तरीके से रहता है, किस तरीके से वो अपने कंपटीशन को फेस करता है, किस तरीके से उससे बचता है, क्या करता है। तो आपको इससे जो है इकोलॉजी पढ़ने में जो है बच्चों बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। यकीन मानिएगा, अपने ऊपर मत लेना किसी भी चीज को, क्योंकि आपको खाना इजीली मिल जाता है। एनिमल को खाना इजीली नहीं मिलता, उसे ढूंढना पड़ता है। आप एक घर में रहते हो, आपका घर है अपना, ठीक है, बट एनिमल का कोई पक्का ठिकाना नहीं है भैया। कभी वो कहीं और होगा, कभी कोई कहीं और होगा। कभी तो भैया वो अपने मेटिंग पार्टनर की तलाश में डोलेगा, तो कभी वो खाने की तलाश में डोलेगा। तो जितना भी अगर आपको इकोलॉजी का मजा लेना है, चीजें समझनी है, तो हमेशा एक एनिमल के रेस्पेक्ट में आपको ये चीजें देखनी है, ठीक। तो आज जो है अब हम सबसे पहला चैप्टर इकोलॉजी का अपना शुरू करेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसका है आज बच्चा लेक्चर 1। जिसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यार ये इकोलॉजी का मतलब क्या है इकोलॉजी, हम पढ़ते क्या है इकोलॉजी के अंदर। फिर हम जानेंगे भैया इकोलॉजी के बच्चा कुछ लेवल्स होते हैं, उनमें से एक लेवल है पॉपुलेशन, जिसके बारे में चैप्टर में जो है बात करी गई है। तो हम पॉपुलेशन को जानेंगे, पॉपुलेशन क्या होती है, और इसके अलावा उस पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रेट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये सारे सेम शब्द हैं, कैरेक्टर कह लो, ट्रेट कह लो, एट्रीब्यूट कह लो। तो हम पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जानेंगे किस लेक्चर में, आज के ही लेक्चर में। और अगर किसी भी बच्चे को आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो उसे मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, किसके, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। वहां से जाके आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहला जो मन में सवाल आता है, ये यूनिट है इकोलॉजी, ठीक। तो सर इकोलॉजी का मतलब क्या है, आओ देखो जरा ध्यान से। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखोगे बच्चों इकोलॉजी। सबसे पहला जो मन में सवाल आता है वो आता है इकोलॉजी। अब देखो, जो आपको दिख रहा है बच्चों इकोलॉजी, तो जो इकोलॉजी आपको दिख रही है ये एक्चुअली में 2 शब्दों से मिलके बनी है। एक है आपका इको, जो दूसरा शब्द है वो है आपका लॉजी। क्या आपको दिख रहा है, इकोलॉजी 2 शब्दों से मिलके बना है, जिसमें है एक शब्द इको, दूसरा शब्द है आपका लॉजी। अब ये जो इको शब्द है वो कहां से आया है, वो आया है बच्चा ग्रीक, वो आया है आपका ग्रीक वर्ड से। जरा देखिए ध्यान से। तो एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका नाम होता है बेटा ओइकियोस। क्या होता है, 1 मिनट यार, ये ज्यादा पतला हो गया क्या, हाँ 1 मिनट, आओ देखो। एक शब्द होता है ग्रीक का जिसको आप कहते हो ओइकोस। क्या कहते हो, ओइकोस। और ऐसे ही एक और शब्द होता है ग्रीक का जो कि है आपका लोगोस। तो जो लोगोस है ना, वहीं से लॉजी वर्ड आया है, ठीक। और जो ओइकियोस वर्ड है वहीं से आपका इको वर्ड आया है। तो ये दोनों आपके कैसे शब्द हैं, ये दोनों के दोनों हैं आपके ग्रीक, ये दोनों के दोनों हैं आपके ग्रीक वर्ड। वैसे तो ये सब कोई आपसे पूछने नहीं वाला है, बट मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, अगर आपको इकोलॉजी का मतलब समझ में नहीं आया तो आगे के चैप्टर्स में आप मतलब क्या पढ़ोगे, आपको पता तो होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक। लोगोस भी आपका क्या है, एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड। अब सर इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में, जरा हमें कुछ बताइए। तो बच्चा ये जो आपका ओइक्यूज दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है आपका होम, आपका होम यानी कि घर। और जो लोगोस शब्द आपको दिख रहा है, लोगोस, इसका मतलब होता है स्टडी। तो क्या मैं इससे ये कह सकता हूं कि सर ये जो इकोलॉजी शब्द है ये एक्चुअली में हमें बता रहा है द स्टडी ऑफ आर होम, यानी कि हमें अपने घर की क्या करनी है, स्टडी करनी है, उसको ही हम कहते हैं क्या, इकोलॉजी। अब आपने ये तो अर्थ निकाला घर। अब आप जब घर समझते हो तो आप घर क्या समझते हो, आप जिस एरिया में रहते हो, जहां पर आपका एक पर्टिकुलर कन्फाइंड स्पेस है,
उसको आप अपना घर कहते हो, जिसका कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, B1 B2 D2 D157 156 कुछ भी नंबर आपका हो सकता है, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा अपना एरिया बड़ा करो, मैंने कहा ना आप अपने रेस्पेक्ट में मत सोचो, आप एक एनिमल के रेस्पेक्ट में सोचो, क्या उसका कोई घर है, उसका घर क्या है, वो जिस भी एनवायरमेंट में रह रहा है वही उसका घर है, बताओ हाँ या ना। क्या वो जिस एनवायरमेंट में रह रहा है वो उसका घर है। सपोज करते हैं वो किसी एक्स जंगल में रहता है, तो वो जो पूरा का पूरा एक्स जंगल है, जितना वो एरिया है, क्या वो उसका पूरा घर हो गया? बिल्कुल। तो उसके उस पूरे के पूरे घर की जो स्टडी है वो कहलाती है आपकी क्या बच्चा? इकोलॉजी। यानी कि स्टडी ऑफ आवर होम से हम ये समझ सकते हैं कि हमें एक बहुत बड़े एरिया, बेसिकली अब बड़े एरिया को आप पूरा अर्थ ले लो, ठीक है, आपने पूरा अर्थ ले लिया। अब इस अर्थ के ऊपर कौन रहते हैं भैया? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रहते हैं। क्या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बच्चा इंटरैक्ट करेगा? इंटरैक्ट का मतलब क्या है? जैसे कि आप स्कूल जाते हो, क्लासेस जाते हो, तो आप क्या करते हो? एक दूसरे से बातचीत करते हो, इंटरैक्ट करते हो। जैसे कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपके अलावा और भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे से किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हो? कंपटीशन के थ्रू। आप और दोनों, आपके और सामने वाला जिसको आप जानते नहीं हो कौन है, उससे आपका कंपटीशन है एक मेडिकल की सीट के लिए। तो ये एक तरीके का इंटरेक्शन है ह्यूमंस के बीच में। ह्यूमन क्या है? आपका ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आपका किसी दूसरे के साथ क्या है? एक इंटरेक्शन है, जिस इंटरेक्शन को मैं कह रहा हूं नीट के रेस्पेक्ट में कंपटीशन। तो आपको यहां पर समझ में आया रिसोर्स क्या है? रिसोर्स है आपका नीट। और दो दो लोगों को नीट किस तरीके से जोड़ने का काम कर रहा है? दोनों को कॉम्पीट करा रहा है कि भैया जो जीतेगा, जिसके ज्यादा नंबर आएंगे वो मेडिकल कॉलेज में जाएगा। चलो इसको दूसरे रेस्पेक्ट में देखो, थोड़ा सा खाना ले लिया, दो जानवर हैं, सपोज करते हैं दो आपके क्या है? टाइगर है। उन दोनों को ही भाई क्या खाना है? डियर खाना है। डियर एक है, ठीक है। तो उन दोनों में से जो जीतेगा भाई वो डियर को खा लेगा। तो देख रहे हो किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इंटरेक्शन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में होगा, हाँ बिल्कुल होगा। इसके अलावा वो ऑर्गेनिज्म भैया एनवायरमेंट, जिस घर में वो रह रहा है उसके साथ भी तो इंटरेक्शन शो करेगा। सर ये एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट जो आपको दिख रहा है बच्चा, हवा, हवा यानी कि हाइड्रोस्फीयर। आपका बच्चा जो आपको अर्थ दिख रही है, क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट यानी कि लिथोस्फीयर, इसके साथ इसका क्या चल रहा है? इंटरेक्शन चल रहा है। इसके अलावा इसका एटमॉस्फेयर के साथ, हवा के साथ भी क्या चल रहा है? अरे सॉरी, हाइड्रोस्फीयर मतलब बच्चा पानी। उस समय मैंने एयर के लिए, एयर के लिए तो आपका एटमॉस्फेयर आएगा ना, बिल्कुल। तो आप एक्चुअली में पढ़ते क्या हो इकोलॉजी में? इकोलॉजी में आप स्टडी करते हो बच्चा इंटरेक्शंस की। आप स्टडी करते हो अपने घर की, और एक घर के अंदर क्या होगा? इस पूरे एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा? जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। इसके अलावा वो ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। अब जिसमें से देखो दो चीजें हैं, दो दो आपके आगे जो इंटरेक्शन चल रहा है, एक ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन चल रहा है, दूसरा ऑर्गेनिज्म का फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ चल रहा है। ऑर्गेनिज्म आपका क्या है? लिविंग। एनवायरनमेंट कैसा दिख रहा है आपको? नॉन लिविंग। तो अब जो आपको दिख रहा है ऑर्गेनिज्म, वो क्या है? वो है आपका बच्चा बायोटिक फैक्टर। और जो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है वो है आपका एबायोटिक फैक्टर। यानी कि आप इसकी डेफिनेशन कई तरीके से बता सकते हो। हम यहाँ पर स्टडी करते हैं एक रिलेशन किसके बीच का? एक इंटरेक्शन बायोटिक का बायोटिक के साथ, और बायोटिक का एबायोटिक के साथ। क्या आपको समझ में आई सारी चीजें? हाँ या ना मुझे इतना बताओ। जितना मैंने बताया उतना मैं लिखता भी हूं, जरा देखो। तो इकोलॉजी से आपने क्या जो है मीनिंग निकाला बच्चा? देख जरा ध्यान से। इकोलॉजी से सर हमें यह समझ में आया कि जो इकोलॉजी है ना वो एक्चुअली में क्या है? जो इकोलॉजी है वो है आपकी स्टडी ऑफ होम। चलो देखो इसको इस तरीके से मैं यहाँ पर समझाता हूँ। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी है बच्चा आपकी स्टडी ऑफ आर होम। बट जब हम होम की बात करते हैं तो हम अपने कन्फाइंड स्पेस की बात नहीं कर रहे। हम जो है एनिमल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। हमारे लिए जो पूरा अर्थ है वो क्या है? हमारा घर ही तो है भाई। स्टडी ऑफ आर होम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जरा यहां पर जानो। अब एक घर है तो घर में क्या होता है? चलो तुम्हारा ही एग्जाम्पल लेते हैं। तुम घर में रहते हो? बिल्कुल रहते हो। वहां पर क्या आपके भाई बहन है? बिल्कुल है। आपके माँ बाप हैं? बिल्कुल है। आपका उनके साथ इंटरेक्शन होता है? बिल्कुल हो सकता है। किसी के साथ आपका अच्छा बनता है, किसी के साथ नहीं बनता, लड़ाई होती है, ये एक तरह का इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा इस तरीके का इंटरेक्शन हो गया, आप अपने कमरे में रह रहे हो तो आपकी जितनी भी आसपास की चीजें, आपका उसके साथ इंटरेक्शन है। आपकी जो हवा है उस कमरे के अंदर, आप उससे सांस ले रहे हो, आपका उसके साथ एक इंटरेक्शन चल रहा है। पानी है, आप उसको पी रहे हो, वो एक इंटरेक्शन चल रहा है। मतलब समझ रहे हो? यानी कि एक लिविंग का एक दूसरे के साथ, बायोटिक का बायोटिक के साथ, बायोटिक का एबायोटिक के साथ,
इनके जो रिलेशंस होते हैं इन्हीं की स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? यहाँ पर आप लिखोगे बच्चा स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस किस किस के बीच का? बिटवीन, बिटवीन, या फिर आप ऐसे लिखो, बिटवीन मत लिखो, यहां पर लिखो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बच्चा ऑर्गेनिजम्स के बीच का भी, अमंग ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, अमंग ऑर्गेनिजम्स, एंड बिटवीन, और किस किस के बीच का? एक ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा इंटरेक्शन है उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म का अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके का रिलेशन है उसको भी हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। एंड बिटवीन, एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। बताओ हाँ या ना, क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई? क्या आपको बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया कि एक्चुअली में इकोलॉजी में हम स्टडी क्या करते हैं? अब आप आगे देखोगे कि भैया एक पॉपुलेशन के अंदर किस तरीके के इंटरेक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि कंपटीशन, पैरासिटिज्म, आपके कमनसेलिज्म, अमनसेलिज्म, आप सारी म्यूचुअलिज्म, समझ रहे हो? ये सारी की सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे। बट अभी समझो, आपको अगर आपका बेस क्लियर है, नींव अच्छी है, तो आपको जो है बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आएंगी। अब इकोलॉजी किसी ना किसी ने टर्म दी होगी, तो इकोलॉजी जो टर्म दी थी वो दी थी आपके अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक? ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, यानी जो इंडिया में इकोलॉजी का फादर कौन है, तो वो है अपने रामदेव मिश्रा। कौन है भैया? रामदेव मिश्रा, ठीक? आपको ये बात भी याद रखने हैं। दो दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप ये याद रखोगे। तो आप लिखो टर्म कॉइंड बाय, जो इकोलॉजी है ये टर्म कॉइंड बाय, टर्म कॉइंड बाय अर्नेस्ट हैकल। तो भैया ये जो टर्म है ना इकोलॉजी, ये किसने दी है? अर्नेस्ट हैकल ने दी है, अर्नेस्ट हैकल। और आप यहां पर लिखो फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया किसे कहते हैं? रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। क्या नाम है उनका? उनका नाम है भैया रामदेव मिश्रा। ये जो है भैया आपकी जो इकोलॉजी वाली यूनिट की स्टार्टिंग दे रखी है ना, वहां पर जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है एक साइंटिस्ट का, रामदेव मिश्रा जी का दे रखा है, वो वहां पर लिख रखा है। आपसे पूछ लेंगे, शायद आपके तोते उड़ जाए, आप सोचोगे ये कहां से पूछा, ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो भैया आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी में ही दे रखा है रामदेव मिश्रा। तो भैया मिश्रा जी ने कर दिया काम अपना, ठीक? और एक आपके अर्नेस्ट हैकल, तो अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी की टर्म दी, और जो इकोलॉजी का फादर है इंडिया में उसे कहते हैं रामदेव मिश्रा, ठीक? मैं हट रहा हूं, आप में से किसी भी बच्चे को नोट करना हो तो वो क्या कर लेगा? बच्चा नोट कर लेगा, ठीक? अब कभी जब भी बच्चे इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं भूल जाते हैं, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए एक आपको एक वो बना के दिखाता हूँ। क्या बना के दिखाता हूँ? एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इंटरेक्ट करता है अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। तो बच्चा इसको यहाँ पर पॉज करो और नोट करो। कर लिया पॉज? कर लिया नोट? चलो आओ देखो। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से यहां पर देखिएगा, ये देखिए, मैंने कहा एक तो है आपका बच्चा ऑर्गेनिज्म, एक है आपका ऑर्गेनिज्म, बताओ, ठीक? और दूसरा कौन है आपका? पक्ष। ये दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है। दूसरा है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर आपका आ जाता है भैया एटमॉस्फेयर, यानी कि एयर, ठीक? दूसरा आपका कौन आ जाएगा? लिथोस्फेयर, जिस पर आप रह रहे हो भैया, अर्थ क्रस्ट, ठीक? लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर। आपको मैं इंटरेक्शन दिखाता हूं भैया किस तरीके से ये इंटरेक्शन करते हैं, ठीक? और थर्ड आ जाता है आपका हाइड्रोस्फेयर, यानी कि आपका वाटर, हाइड्रोस्फेयर। देखो, अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था आपको
ये क्या हो गया आपका। अब ऑर्गेनिज्म आपका कैसा, ये है आपका बायोटिक फैक्टर, ये है भैया आपका बायोटिक फैक्टर, ये है आपका बायोटिक। और ये जो आपको तीनों के तीनों दिख रहे हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये सब है आपके एबायोटिक। तो आपको ये भी याद रखना भैया बायोटिक कौन है और एबायोटिक आपका कौन है। अब मैंने क्या कहा था आपसे, एक ऑर्गेनिज्म का अपने ही दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को भी हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। तो देखो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो मैं क्या यहां पर लिख सकता हूं, इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो इंटरेक्शन करता है उसको भी हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा एक ऑर्गेनिज्म का एटमॉस्फेयर के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी इकोलॉजी है। एक ऑर्गेनिज्म का लिथोस्फेयर के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी इकोलॉजी है, और हाइड्रोस्फेयर के साथ वो भी इकोलॉजी है। और एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर तीनों को ही मिला के हम क्या कहते हैं भैया, फिजिकल एनवायरनमेंट। क्या है ये आपके, ये है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, ये है भैया आपका फिजिकल एनवायरनमेंट। बताओ डेफिनेशन समझ में आई है या ना। अब जरा ध्यान से एक और चीज समझो भैया, ये जो एटमॉस्फेयर है ना, लिथोस्फेयर है, ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ये भी तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर इंटरेक्ट कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है भैया, हाइड्रोस्फेयर के साथ कर रहा है। अब किस तरीके से कर रहा है ये आपके मन में आ रहा होगा, चलो एक एग्जांपल देता हूं। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरीके से आपका इंटरेक्शन शो करता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था नीट का। नीट आपका क्या है, रिसोर्स। नीट में आपका सिलेक्शन हो जाए और आपको एक मेडिकल सीट मिल जाए, वो है आपका रिसोर्स। अब इस रिसोर्स के लिए 15, 20, 30 नहीं, लाखों में लोग जो है क्या कर रहे हैं भैया, पर एक सीट नहीं है, कई सारी सीट है। मैं मान के चलता हूं एक सीट पे 10 लोग लड़ रहे हैं, एक सीट के लिए 10 लोगों में कंपटीशन है, उनमें से एक ही जीतेगा, 9 को हारना होगा। तो देख रहे हो ये जो कंपटीशन हो रहा है ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन, किस चीज के लिए, एक रिसोर्स के लिए। ठीक ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म का आपस में हो गया, इसके अलावा ऑर्गेनिज्म का फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी आपका क्या कहलाता है, आपका इकोलॉजी की स्टडी। और एक एक एबायोटिक का दूसरे एबायोटिक फैक्टर के साथ जो आपका क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, इंटरेक्शन होता है, उसको भी आप कहते हो क्या, इकोलॉजी, उसकी स्टडी को। अब जरा समझते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर किस तरीके से जो है आपका क्या कर रहे हैं, रिलेशन कर रहे हैं। एक बात बताओ, जो पानी है आपका, ठीक है, जब ज्यादा जो है सूरज की किरणें पड़ती हैं, धूप पड़ती है, तो पानी होता है एवोपरेट, उसकी बनती है भैया, क्या करते हैं, भाप बनती है, और वो ऊपर जाता है, कहाँ जाता है, आपका एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है, ऊपर इकट्ठा हो जाता है। और जब ये भारी हो जाती है ड्रॉपलेट्स, यही बेटा बारिश के रूप में, रेनफॉल के फॉर्म में क्या करती है, वापस पृथ्वी पर जो है गिरती है। तो आप देख रहे हो ये एक साइकिल चल रही है। क्या देखा आपने कि जो पानी था भैया वो क्या हुआ, ज्यादा हीट हुई, जब भैया गर्मी ज्यादा पड़ी तो उसका इवोपोरेशन ज्यादा हुआ, और जब वो ऊपर पहुंचा तो क्या हुआ, जब ज्यादा ड्रॉपलेट्स हो गई तो उन्होंने मिलके क्या करा, क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, और आपका जो है क्या हो गई, बारिश हो गई। और बारिश को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो देख रहे हो जो इवोपोरेशन है और प्रेसिपिटेशन है वो क्या है, इंटरेक्शन है किसका, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का एक दूसरे के साथ। तो इसकी जो स्टडी होती है इसी को हम कहते हैं इकोलॉजी। देख रहे हो मैंने 20 मिनट सिर्फ इकोलॉजी टर्म को समझाने के लिए जो है आपको दिए हैं, जिससे आपको समझ में आए कि एनवायरनमेंट में आपको इंटरेक्शन देखने को मिल रही है। ठीक, फिजिकल जो एनवायरनमेंट है वो अपने साथ जो है क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म अपने साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इन सब की स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी। बताओ है या ना, समझ में आ गया। देखो जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में वो पढ़ना भी है, पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करती है। तो आप यहां पर क्या लिख दोगे, आप यहां पर इस तरीके से लिखो। देखो जो इस तरीके से इंटरेक्शन चल रहा है उसको हम कह रहे हैं इवेपोरेशन। ये पानी जो जा रहा है वो क्या है, इवेपोरेशन। और जब ये नीचे की तरफ गिर रहा है तब हम उसको क्या कह रहे हैं, तब हम उसको कह रहे हैं प्रेसिपिटेशन। तब हम उसको कह रहे हैं भैया प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी कि भैया रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है, हाँ या ना। मैं हटूं एक बार, कोई भी बच्चा चाहे तो इसको नोट कर लेगा, ठीक। अगर कोई बच्चा नोट नहीं करना चाहता तो यार ऐसा कुछ मतलब, पर आपको पता होना चाहिए भैया बायोटिक फैक्टर क्या होता है, एबायोटिक फैक्टर क्या होता है। तो मैं तो कहूंगा नोट कर लो। देखो थोड़ा सा मैं थोड़ा ऊपर जाके पढ़ा रहा हूं, बट आप
आपको ये समझना होगा, ये वैसे ऊपर जाना ज्यादा है नहीं, मतलब कुछ बच्चों को लगेगा सर ये तो एनसीईआरटी में ऐसा कुछ हमें तो दे ही नहीं रखा, ये सब कहाँ बातें कर रखी। बट आप समझो, अगर आपको इकोलॉजी समझ में नहीं आएगा तो आपको भैया क्या पढ़ रहे हो, क्या इंटरेक्शन पढ़ रहे हो। जनरली लोगों को बोरिंग लगती है, बहुत शानदार यूनिट है यार, ढंग से पढ़ोगे कायदे से पढ़ोगे, इससे बेहतरीन यूनिट नहीं है यार। बॉटनी की वन ऑफ द बेस्ट यूनिट मैं कहूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है ना। चलो मैं हटता हूं, किसी भी बच्चे को जो है नोट करना वो क्या करेगा, पॉज करेगा। इसके बाद हम बच्चा लेवल्स की बात करेंगे, लेवल्स की बात करेंगे आपकी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी के अंदर, ठीक। चलो आओ, नोट कर लिए। अब जरा आगे चलते हैं और अब आप हेडिंग डालोगे, जो नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी भैया वो होगी लेवल्स ऑफ, जो है हम भैया इकोलॉजी के लेवल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो आप डालो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी। अब जब आप इसके लेवल्स की बात करते हो ना भैया, तो एनसीईआरटी तो कहती है कि भैया 4 ही लेवल हैं, बट एक्चुअली में बच्चा 4 नहीं होते। लेवल आपके जो होते हैं वो होते हैं 6 लेवल होते हैं भैया आपके 6। मैं आपको बताता हूं, लेवल होते हैं आपके भैया 6, बट आप वो पढ़ो जो आपकी एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी अगर कहती है 4 लेवल्स हैं तो आप 4 लेवल, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया कि भैया कितने लेवल्स होते हैं आपके बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी के, कितने लेवल्स होते हैं, तो आपको वहां पर 4 ही मार्क करके आना है। कौन कौन से बताए गए हैं। सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो होती है बच्चा आपकी ऑर्गेनिज्म, वो होती है आपकी ऑर्गेनिज्म। देखो सबसे पहले तो आप लिखो 4 लेवल्स, आप यहां पर लिखो आपके होते हैं 4 लेवल्स। कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। 4 लेवल्स, ठीक, 4 लेवल्स। और ये जो मैंने आपको बताए 4 लेवल्स, ये हैं आपके बच्चा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अदरवाइज तो आपके 6 होते हैं, ठीक। देखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो सबसे पहला लेवल आता है वो आपका आता है भैया ऑर्गेनिज्म। जो सबसे पहला लेवल आता है वो आता है आपका ऑर्गेनिज्म। जरा देखो ध्यान से, सबसे पहला लेवल आता है ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हो, एक बात बताओ, आपको मंकी दिख रहा है, मंकी क्या है सर, एक ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन क्या है, आपकी बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम शिवम है, ठीक है, तो आप क्या हो, आप एक ऑर्गेनिज्म हो। यानी कि सिंगल पर्सन या फिर एक इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं वही होता है आपका क्या, ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एक ह्यूमन, उसको आप कहते हो ऑर्गेनिज्म। अब सपोज करते हैं एक आपके मोहल्ले को लेते हैं, मोहल्ला नहीं, आपके सपोज करो कोई भी एक एरिया को ले लिया जिसके अंदर पर्टिकुलर, आप अकेले तो नहीं रह रहे होंगे। आप क्या जनरली क्या होता है भैया, कोई इंडिविजुअल अकेला नहीं रहता, मतलब आप देखते हो तो ह्यूमंस है तो आपको ह्यूमंस कई सारे दिखेंगे एक एरिया के अंदर, तो आप उसको क्या कहते हो, उसको आप फिर कहने लगते हो पॉपुलेशन। यानी कि जब ये इंडिविजुअल्स जब एक ग्रुप बना लेते हैं बट बच्चा सेम स्पीशीज के, सेम स्पीशीज के, तब आप उसको कहते हो एक पॉपुलेशन। क्या कहते हो, उसको आप कहते हो पॉपुलेशन। यानी कि जब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं भैया सेम स्पीशीज के, जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं सेम स्पीशीज के, जब वो एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं पॉपुलेशन। और जो उसकी स्टडी होती है उसी को आप कहते हो पॉपुलेशन इकोलॉजी। उसी को आप क्या कहते हो भैया, पॉपुलेशन इकोलॉजी। उसी को आप कहते हो भैया पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी। देखो जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप सपोज करो आप रहते हो किसी कॉलोनी में जिसका नाम है रुक्मणी विहार। अब मैंने आपसे पूछा भैया जो रुक्मणी विहार है उसके अंदर मुझे आप पॉपुलेशन बताओ, तो आपको पता है सबसे पहले सवाल ये होगा, सर हम अकेले थोड़ी रहते हैं वहां, ह्यूमंस तो रहते हैं, इसके अलावा सर कुछ लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं, ठीक है, किसी ने सर किसी के घर में सर बिल्ली है, ठीक है, इसके अलावा सर चूहे तो सबके घर में है, कॉकरोच सबके घर में है, समझ रहे हो। तो आपने मेरे आगे एक सवाल खड़ा कर दिया, सर आपने हमें डिफाइन नहीं करा पॉपुलेशन किसकी चाहिए आपको। आपने हमें ये तो बता दिया रुक्मणी बिहार की पॉपुलेशन बताओ, बट आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपको पॉपुलेशन किसकी बता आपको चाहिए। आपको ह्यूमंस की पॉपुलेशन चाहिए, आपको रैट की पॉपुलेशन चाहिए, आपको मंकी की पॉपुलेशन चाहिए, आपको डॉग की पॉपुलेशन चाहिए, आपको कैट की पॉपुलेशन चाहिए। यानी कि जब भी आप पॉपुलेशन शब्द सुनते हो आपके दिमाग में क्लियर करना चाहिए कि भैया ग्रुप की तो बात करी है बट लेकिन सेम स्पीशीज की बात करिए। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 3 चूहे 2 ह्यूमंस दोनों को मिला के आप कह दो पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन नहीं कह सकते। रैट की अलग पॉपुलेशन है, ह्यूमन की अलग पॉपुलेशन है, चाहे उसके अंदर आए 4 लोग, समझ रहे हो। मैटर साइज नहीं करता, अभी कितना नंबर है ये मैटर नहीं करता, बट जो पॉपुलेशन है भैया वो सेम स्पीशीज की होती है। बहुत बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर,
पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज शब्द का मतलब वो ध्यान ही नहीं देते। ये जो सेम स्पीशीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन, जैसे जब जनगणना होती है, आपके घर कोई आता है, सेंसस होता है नेशनल, गिनती करी जाती है भैया देश में कितने लोग हैं। अब तो भैया 150 अरब लोग हो गए, समझ रहे हो। तो देखो सुनो क्या कहते हैं, आपके जो है पॉपुलेशन का आपको मतलब समझ में आ गया। चलो आओ देखो लिखते हैं। तो मैंने ऑर्गेनिज्म में आपको क्या बताया, अभी मैंने शायद क्या बोल दिया 150 अरब, अरे नहीं भाई 1.5 बिलियन है गलत निकल गया। देखो आओ, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है भैया वो सिंगल पर्सन है। ऑर्गेनिज्म क्या है, सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल हो गया ए ह्यूमन, ए मंकी, ए रैट, कोई भी हो सकता है, मैंने यहां पर ह्यूमन ले लिया। बट अब अगर मैं यहां पर कह देता हूं ग्रुप, पॉपुलेशन में क्या होगा, इसी सिंगल पर्सन का क्या होगा, ग्रुप। तो आप लिखो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। पॉपुलेशन इकोलॉजी में आप क्या स्टडी करते हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कि इस चैप्टर में आपको करना है, ऑफ सेम स्पीशीज, ऑफ सेम स्पीशीज, ऑफ सेम स्पीशीज। जैसे कि एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस। और जो ग्रुप ऑफ ह्यूमंस है, क्या आप इसी को कहते हो, क्या कहते हो, इसी को आप कहते हो बच्चा क्या, ह्यूमन पॉपुलेशन। ये जो ग्रुप ऑफ ह्यूमंस है इसी को आप कहते हो ह्यूमन पॉपुलेशन। तो यहाँ आपने डिफाइन करा कि किसकी पॉपुलेशन की बात यहाँ पर चल रही है। जैसे कोई कहे कि इंडिया में पॉपुलेशन, तो भैया इंडिया में पॉपुलेशन बतानी पड़ेगी ना, आप किसकी पॉपुलेशन की बात कर रहे हो। तो आपने डिफाइन करा कि इंडिया में भाई ह्यूमंस की पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूं। आपने देखो सबसे पहले एक एरिया डिसाइड करा, क्या ले लिया, इंडिया ले लिया। फिर आपने बात करी पॉपुलेशन, तो किसी ने पूछा किसकी पॉपुलेशन की बात कर रहे हो, ट्रीज की बात कर रहे हो, भैया बताओ तो सही किसका नंबर बताना चाह रहे हो, मैं ह्यूमंस की बता रहे हो, रेट की बता रहे हो, मंकी की बता रहे हो, टाइगर की बता रहे हो, किसकी पॉपुलेशन डिफाइन कर रहे हो, यानी कि सेम स्पीशीज की डिफाइन कर रहे हैं। और वो कौन है, ह्यूमन। तो आपने बताया कि इंडिया में भैया कितने ह्यूमन मिलते हैं, तो आपने क्या बताया, आपने बताया भैया कितना ह्यूमन मिलते हैं, 1.5 बिलियन मिलते हैं। समझ में आ गया, देखो। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ। जो ऑर्गेनिज्म है वो नंबर 1 हो गया, ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी। सेकंड जो लेवल है वो हो गया आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब जो इसके बाद आती है पॉपुलेशन इकोलॉजी के बाद, वो आती है कम्युनिटी, कम्युनिटी इकोलॉजी। सर क्या होती है कम्युनिटी इकोलॉजी, देखो अब थोड़ा सा एरिया बड़ा करो, एरिया मतलब कैसे, अब थोड़े लोगों को शामिल करो। जब आपके डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के पॉपुलेशन जब एक जगह रहती है, तो भैया उसी को आप क्या कहते हो, कम्युनिटी। जैसे कि आप कम्युनिटी की बात करते हो, जिसे हम रिलीजन के बेसिस पे ले लेते हैं, बस थोड़ा एग्जांपल थोड़ा वैसा हो जाएगा, बट चलो समझो, ठीक है। जैसे कि आप कम्युनिटी की, चलो ये एग्जांपल गलत है, नहीं लेना चाहिए, किसी को हर्ट हो सकता है, बेकार है, ठीक है। इस तरीके से समझो, जैसे कि आपने अपना रुक्मणी बिहारी ले लिया। अब अगर कोई कहता है कि भैया यहाँ पर ह्यूमंस भी रहते हैं, रैट भी रहते हैं, मंकी भी रहते हैं, आपके डॉग भी रहते हैं, कैट भी रहते हैं, तो ये सब पता है क्या है, ये सब कम्युनिटी है, ये सब क्या है, कम्युनिटी है। यानी कि आपने थोड़ा अब एरिया और बड़ा करा। एक आपने पहले एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात करी, जब उसी ऑर्गेनिज्म ने अपनी स्पीशीज का ग्रुप बनाया तो आपने उसको पॉपुलेशन कह दिया, ह्यूमन पॉपुलेशन, रैट की पॉपुलेशन, मंकी की पॉपुलेशन। बट जब आप चाहते हो किसी एरिया के अंदर, जैसे रुक्मणी बिहार के अंदर, आप सारी पॉपुलेशन को इकट्ठा लिया हो, तो आप पता है उसको क्या कहने लगते हो, आप उसको कहने लगते हो कम्युनिटी। क्या कहने लगते हो, कम्युनिटी इकोलॉजी। जब आप स्टडी करते हो, किसकी स्टडी करते हो, डिफरेंट स्पीशीज की स्टडी करते हो, उसके ग्रुप की, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि बिलोंग करते हैं डिफरेंट स्पीशीज को किसी एरिया के अंदर, उसको आप कहते हो बच्चा कम्युनिटी इकोलॉजी। क्या कहते हो, कम्युनिटी इकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन पॉपुलेशन, आपकी क्या कहते हैं, बर्ड्स की पॉपुलेशन हो गई, आपकी रैट्स की हो गई, आपकी मंकी की पॉपुलेशन हो गई। बताओ क्या आपको समझ में आ गया। तो आप जो यहाँ पर नंबर 3 डालोगे, वो डालोगे कम्युनिटी इकोलॉजी, वो आप डालोगे कम्युनिटी इकोलॉजी, जो कि मैं यहाँ पर डालूंगा इस तरीके से एरो करते हुए, कम्युनिटी इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी। अभी तक आपने एक चीज नोटिस करी बच्चों, ऑर्गेनिज्म कैसा है, सर ऑर्गेनिज्म बायोटिक है, ठीक है। पॉपुलेशन कैसी है, सर वो भी बायोटिक है, बिल्कुल। ह्यूमन की पॉपुलेशन, रैट की। कम्युनिटी में क्या करा, सर आपने रैट की पॉपुलेशन ले ली, ह्यूमन की ले ली, बर्ड की ले ली, क्या है, बायोटिक। अब तक आपने एक्चुअली बायोटिक फैक्टर को ही स्टडी कर रहे हो। ये बायोटिक कब आएगा, एनसीईआरटी ने बात ही नहीं करी ना इसकी, एनसीईआरटी ने हटा दिया वो।
इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है ना कम्युनिटी के बाद, वो आता है इकोसिस्टम, जिसके अंदर हम किसको इन्वॉल्व कर लेते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट को। यानी कि कम्युनिटीज डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है, जब वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन शो करती है, उसकी जो स्टडी होती है, उसको आप कहते हो क्या बच्चा, इकोसिस्टम। समझ में आया? इकोसिस्टम, जब डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स मिलते हैं तो हम उसको कहते हैं बायोम। तो एनसीईआरटी ने क्या करा है, कम्युनिटी इकोलॉजी के बाद आपका इकोसिस्टम आता, तो उन्होंने इकोसिस्टम हटा दिया, उन्होंने सीधे बायोम को रख दिया। ठीक है। और जब डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स, बायोम्स क्या होते हैं, बायोम्स होते हैं बड़े एरिया, जैसे कि आपका डेजर्ट हो गया, आपका ग्रासलैंड हो गया, मैदानी क्षेत्र, आपके हो गए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, एनवायरमेंट भी आ रहा है, समझ लो डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या आ गए, इकोसिस्टम्स आ गए, तो उसने मिलकर बनाया बायोम। और जब डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स आते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, किसी एक जगह पर मिलते हैं, जिसको आप कहते हो बायोस्फीयर, जैसे कि आपका अर्थ। तो ये 6 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से लेवल होते हैं, ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, आपकी बायोम इकोलॉजी और आपकी बायोस्फीयर। ये सारे जो हैं आपके क्या होते हैं, ये होते हैं लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। बट एनसीईआरटी ने कम्युनिटी तक तो अपना सीक्वेंस चलाया, उसके बाद सीधे बायोम को डिस्क्राइब कर दिया। तो आपको भी इसी तरीके से याद रखना है। ठीक। तो मैंने क्या बताया आपको, कम्युनिटी इकोलॉजी में मैंने कहा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि बिलोंग करते हैं डिफरेंट स्पीशीज को, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स belonging to, group of organisms belonging to different species, belonging to different species, इसी को आप कहते हो पॉपुलेशन इकोलॉजी। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, बर्ड्स एक्सेट्रा। जीआरपी मतलब ग्रुप, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, कॉमा बर्ड्स, कॉमा रैट्स एक्सेट्रा। आपको मतलब समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद आपको जो नेक्स्ट लेवल पढ़ना होता है वो कौन सा है, वो है बच्चा आपका, ये हो गया आपका थर्ड। तो फोर्थ आता है, वो आपका आता है भैया बायोम। अब देखो इकोसिस्टम तो उन्होंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, बट मैंने आपको बताया था क्या आ गया, इसके बाद आ गया आपका बायोम। जो बायोम आता है वो है आपका फोर्थ लेवल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो बायोम में आप क्या पढ़ते हो, बायोम में पढ़ते हो आप बच्चा कम्युनिटी। जो कम्युनिटी होती है किसी प्लांट की, एनिमल्स की, जो नेचुरली किसी एरिया में आती है, उसकी जो स्टडी होती है, उसी को कहते हो बायोम। जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, समझ रहे हो, डेजर्ट, आपका ग्रासलैंड, मैदानी क्षेत्र, तो इसी को आप कहते हो बायोम। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे कम्युनिटी ऑफ, आप यहाँ पर लिखोगे बच्चा कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब तक देखो मैंने काफी कुछ मतलब थोड़ा सा, जब आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, मात्र 3 से 4 लाइनों में जो है थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता रखा है। ठीक। मैंने थोड़ा एक्सपेंड करके पढ़ा है, बट देखो पढ़ना जरूरी है। आपकी अब जो है नींव मजबूत हो गई है, आपको इकोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग समझ में आ गया, तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी आगे चैप्टर में। दैट अकर नेचुरली इन एन एरिया, दैट अकर नेचुरली इन एन एरिया, इन एन एरिया। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जैसे कि हो गया आपका डेजर्ट, आपका ग्रासलैंड एक्सेट्रा। और भी लिख सकते हो आप चाहो तो, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये तो सारे टेरेस्ट्रियल हो गए। आप मरीन की भी बात कर सकते हो यहाँ पर, मरीन बायोम की। ठीक है, हो गया, आपको समझ में आ गया, डेजर्ट, ग्रासलैंड एक्सेट्रा। अब जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है पॉपुलेशन इकोलॉजी को। मैं यहाँ से हटता हूँ, जिस भी बच्चे को नोट करना है वो पॉज करेगा और नोट करेगा। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी आपको समझ में आ गया। यानी कि अब हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं और उसके चेंजेस को देखते हैं ओवर टाइम। समझ रहे हो, उसी को आप कहते हो क्या, पॉपुलेशन इकोलॉजी। और पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। यानी कि एक ही स्पीशीज का जो ग्रुप होता है भैया, उनको ही आप कहते हो पॉपुलेशन। जैसे कि ह्यूमन की पॉपुलेशन, रैट की पॉपुलेशन, कभी भी ह्यूमन और रैट मिलके कोई एक पॉपुलेशन नहीं बना सकते। समझ में आ गया, नोट कर लिया, पॉज करो और नोट कर लो। नोटेड। अब यहां पर इस पर आओ, पॉज करो और इसको क्या करो बच्चा, आप नोट कर लो।
नोटेड। अब देखो, जितना मैंने आपको पढ़ाया उसकी मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी, ये देखो, इससे पहले भी एक पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में, कुछ नहीं ऐसी बात करी है, इतना सेंस नहीं है उसका कुछ भी, ठीक है। देखो, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट ecology is a subject which studies the interaction among organisms and between the organisms and its physical environment। और यहाँ पर एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल करा जो है आपका एबायोटिक। तो आपने क्या देखा, इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप क्या करते हो, स्टडी करते हो। किसकी स्टडी करते हो? इंटरेक्शन की। किस किस के बीच की? ऑर्गेनिजम्स के बीच की। और इसके अलावा बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट। बताओ हाँ या ना, क्या यही मैंने आपको पढ़ाया? अब तक इकोलॉजी में हमने और बात क्या करी? इकोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप स्टडी करते हो इंटरेक्शंस की, ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा इंटरेक्शन है, ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म का अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है। तो आपको समझ में आ गया, ऑर्गेनिज्म क्या है आपका? बायोटिक है, और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो कैसा फैक्टर है आपका? ए बायोटिक फैक्टर है, यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर है, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो जरा आगे एनसीईआरटी क्या कहती है। आगे एनसीईआरटी कहती है आपका इकोलॉजी इज बेसिकली, ecology is basically concerned with four levels of biological organization। तो इकोलॉजी भैया किस क्या डिफाइन करती है? इकोलॉजी के यहाँ पर चार जो है आपके लेवल्स डिफाइन करे गए हैं। क्या कौन कौन से हैं? एक है आपका ऑर्गेनिज्म, दूसरा है आपका पॉपुलेशन, थर्ड है आपका कम्युनिटी, और फोर्थ आता है आपका बायोम्स। तो कौन कौन से हो गए? तो आपको याद रखना है भैया, इकोलॉजी के आपको कितने लेवल्स हैं यहाँ पर? फोर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन से? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, और आपका बच्चा बायोम, ठीक है। और इस चैप्टर में आप क्या डील करते हो? इस चैप्टर में तो आप लिखोगे इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट पॉपुलेशन लेवल। तो इस चैप्टर में जो इकोलॉजी की हम बात करते हैं वो पॉपुलेशन लेवल पर बात करते हैं, जिसमें हम पॉपुलेशन को जानेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन का जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके से है, पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स क्या है, पॉपुलेशन जो है आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है, वो सब हम जो है जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलो आओ, अब देखा ये जितना भी मैंने आपको अब तक समझाया ना वो इतने में ही जो है एनसीईआरटी ने दे रखा है इन्हीं लाइंस के अंदर। बट देखो मीनिंग डीप है, आप ये समझो मीनिंग जो है वो डीप है, तो आपको समझना चाहिए मतलब क्या है, ठीक। आओ देखो, अब जो है आप हेडिंग डालोगे पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब जो हेडिंग होगी वो होगी बच्चा आपकी पॉपुलेशन इकोलॉजी। वो इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी, और पॉपुलेशन की स्टडी को ही आप कहते हो पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब हम इसमें स्टडी क्या करते हैं भैया? हम इसमें स्टडी करते हैं पॉपुलेशन को और उसमें होने वाले चेंजेस को ओवर द टाइम, उसी को आप कहते हो पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो आप यहाँ पर कैसे डिफाइन करोगे इसको बच्चों? आप लिखोगे स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, आप लिखोगे स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर चेंजेस, एंड देयर चेंजेस ओवर टाइम, एंड देयर चेंजेस ओवर टाइम। इसी को आप कहते हो क्या भैया? पॉपुलेशन इकोलॉजी। और पॉपुलेशन क्या है जरा देखो ध्यान से, ऐसे ही यहां पर आप डिफाइन करो पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के लिए मैंने क्या कहा? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि आपके रहते हैं एक साथ किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है, और आपस में जब बेटा सेम स्पीशीज है तो क्या वो रिप्रोडक्शन भी करेगी, हाँ या ना बताओ? एक ह्यूमन अपने दूसरे ह्यूमन के साथ ही तो रिप्रोडक्शन करता है, मेल फीमेल दोनों मिलकर क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, आगे की जनरेशन को क्या करते हैं? बर्थ देते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो होता है, आपने स्पीशीज का कंसेप्ट भी पढ़ा होगा जो आपका अर्नेस्ट मेयर ने दिया था, ठीक, जो कि शायद मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड में पढ़ाया था। समझ रहे हो? देखो, तो आपको पता है जो सेम स्पीशीज होती है वो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? अपना रिप्रोडक्शन करती हैं, और जो है अगली जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको क्या करती है? बर्थ देती है, ठीक। देखो, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन में आप क्या लिखोगे? पॉपुलेशन में आप लिखोगे बच्चा, आप लिखोगे यहाँ पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। पॉपुलेशन हम किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स
ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग टूगेदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग टूगेदर इन एन एरिया, वो जो है एक साथ रहते हैं किसी एक एरिया के अंदर, एंड बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज, बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज। और जब ये सेम स्पीशीज में रह रहे हैं तो एक स्पीशीज जो है, सेम स्पीशीज भी है, जैसे कि एक ह्यूमन जो है दूसरे ह्यूमन के साथ ही रिप्रोड्यूस करता है, और जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो वो किससे रिप्रोड्यूस करता है, कौन से मेथड से भी है, सेक्सुअल एसेक्सुअल, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्पीशीज है, जो सेम स्पीशीज के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे, सेक्सुअली, उसी को हम पॉपुलेशन काउंट करेंगे, नहीं। अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो जो है एक साथ रहते हैं, और अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं तो उसको भी पॉपुलेशन माना जाएगा। जैसे कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन, बैक्टीरिया भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता उसके अंदर, एसेक्सुअल मिलता है, पर है तो भैया वो सेम स्पीशीज, तो वो क्या कर रही है, बाइनरी फिजन कर रही है। आप समझ रहे हो, वहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है ना, तो बाइनरी फिजन से क्या कर रही है, 1 से 2 बन रही है, 2 से 4, 4 से 8, तो वो क्या कर रही है, तो उसको भी हम पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं किसके अंदर, इकोलॉजी के अंदर। तो आपको ये वाली बात भी याद रखनी है। तो तो ये जो आपको स्पीशीज दिख रही है क्या करेगी, सेम स्पीशीज, ये करेंगी आपस में रिप्रोडक्शन, या फिर आप इसी को कह सकते हो इंटरब्रीडिंग। इसी को आप कह सकते हो भैया इंटरब्रीडिंग, यानी कि आपस में क्या करेंगे, इंटरब्रीडिंग करेंगे, इंटरब्रीडिंग। और जो रिप्रोडक्शन की यहाँ पर बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, सेक्सुअल। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भैया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी को आप क्या करोगे, किस में लोगे, पॉपुलेशन में कंसीडर करोगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस पॉपुलेशन में देखने को मिल रहा है, ह्यूमन की पॉपुलेशन में। तो ये होगी आपकी डेफिनेशन किसकी, पॉपुलेशन की। तो नेक्स्ट में जो है मैं आपको नोट डाल के लिखवा दूंगा कि अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग किसको आप, मतलब अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं तो उसको भी पॉपुलेशन कंसीडर करा जाएगा। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि भैया कि अगर कोई जो सेम स्पीशीज से बिलोंगिंग इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तभी उसको पॉपुलेशन कहेंगे, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। अगर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो भी पॉपुलेशन मानी जाएगी, किसके अकॉर्डिंग, इकोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन। पॉज करो और नोट करो, हो गया पॉज। अब देखो आपने नोट कर लिया होगा, अब यहां पर डालो एक नोट, यहां पर डालो एक नोट। और नोट में आप क्या लिखोगे, जरा ध्यान से आप देखिएगा। नोट में आप लिखोगे बच्चा, नोट में आप लिखो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग फ्रॉम asexual reproduction, रिजल्टिंग फ्रॉम asexual reproduction, रिजल्टिंग फ्रॉम asexual reproduction। देखो छोटी छोटी लाइनें हैं और ये जब आ जाती है ना स्टेटमेंट की फॉर्म में तो उड़ जाते हैं लोगों के, समझ में नहीं आता है कि मतलब कहना क्या चाहता है भैया, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल किससे फॉर्म हुए भैया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, बट सेम स्पीशीज की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आप उसको क्या कहोगे, तो आप कहोगे कंसीडर्ड एज पॉपुलेशन। अरे यार स्पेस कम पड़ गया, कोई ना, कंसीडर्ड एज पॉपुलेशन, तो उसको भी भैया आप पॉपुलेशन मानोगे। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया जो है क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है, बैक्टीरिया क्या करता है, बाइनरी फिजन, तो उससे वो क्या करता है, अपनी पॉपुलेशन बना रहा है, तो आप उसको क्या कहते हो, उसको आप कहते हो बैक्टीरिया पॉपुलेशन। बनी तो भैया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है ना, तो इकोलॉजी इसको भी क्या मानती है, पॉपुलेशन मानती है, ठीक। अब मैं आपको एक जो है, अच्छा ऐसा करो पहले इसको आप पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, हो गया। अब जरा एक और बात आप जानो, सपोज करते हैं कि किसी एरिया में जानवर कोई, देखो मैं कह रहा हूं अगर आप किसी एनिमल के रेस्पेक्ट में देखोगे ना इकोलॉजी एग्जांपल्स, बहुत मजे से समझ में आएगी इकोलॉजी, मजा आएगा। सपोज करते हैं कहीं पर जो है आपकी एक पॉपुलेशन रह रही है किसी भी एनिमल की, एक्स एनिमल की रह रही है, ठीक है, समझते हैं, ठीक है, कोई एक्स एनिमल की रह रही है, एक्स एनिमल, ठीक है, पॉपुलेशन किसी इसने बड़े एरिया में रह रही है।
अब यहाँ पर क्या एक सर्टेन एनवायरनमेंट होगा, बिल्कुल होगा, जिसके लिए ये क्या होंगे, सूटेबल होंगे, तभी तो वो उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। आपको पता है कि कोई भी चीज कहीं भी नहीं मिलती, जैसे कि स्नो लेपर्ड आपके कहाँ नहीं मिल सकता। आप कहो कि यार दिल्ली में स्नो लेपर्ड मिल जाए, पॉसिबल है ये? कैसे पॉसिबल है यार, लद्दाख वाले एरिया में ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट के लिए सूटेड है, ठीक है। सपोज करते हैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट रहा होगा जिसके अंदर रहता है आपका क्या, एक्स एनिमल। अब इस एक्स एनिमल जो है इसकी पॉपुलेशन में आपके दो टाइप है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं, थोड़े बहुत अलग अलग, आपको पता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट चेंज होता है। एनवायरनमेंट क्या हुआ बच्चा, आपका एनवायरनमेंट हुआ चेंज। जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो जितने भी उस पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म है, क्या उन सबको जो चेंज्ड एनवायरनमेंट से जो प्रॉब्लम्स होंगी वो उनको फेस करनी पड़ेंगी। तो जो चेंज्ड एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस कौन करता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। कौन फेस करता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। बताओ हाँ या ना, समझ में आया या फिर नहीं आया, हाँ या ना। कि भैया कोई एक एरिया था, वहां पर कुछ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट रहता था, वहां पर उस एनवायरनमेंट में एक्स टाइप के एनिमल्स आपके देखने को आपको मिलते थे। होता क्या है, ओवर द टाइम वहां पर एनवायरनमेंट के अंदर होता है चेंज। अब ये जो इससे चेंज होगा ये क्या कुछ तकलीफ पैदा करेगा, किसके लिए, आपके एक्स एनिमल्स के लिए। तो इस एक्स एनिमल्स ने इस जो चेंज्ड एनवायरनमेंट को फेस करा, किसने फेस करा, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ने फेस करा, ठीक है। अब होगा क्या, क्या ये जो चेंज्ड एनवायरनमेंट है सारी की सारी पॉपुलेशन को मार देगा, बताओ हाँ या ना। अगर कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो क्या ऐसा होगा कि सारे के सारे एक्स एनिमल्स मर जाएंगे, नहीं यार ऐसा नहीं होगा। अब ये जो चेंज्ड एनवायरनमेंट है ये फेस तो सारे इंडिविजुअल्स ने करा। अब होता क्या है, कुछ इनमें से ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो अपने आप को उस हिसाब से डेवलप कर लेंगे, कुछ उनके अंदर ऐसे ट्रेड्स होंगे या फिर कैरेक्टर होंगे जो इसको फेस कर जाएंगे, और जो इसको फेस कर जाएंगे वही क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे, बाकी सबको मरना पड़ेगा। समझ रहे हो। और जो सरवाइव कर जाएंगे वो आगे क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करेंगे, और रिप्रोडक्शन करके क्या करेंगे, नई प्रोजेनी बनाएंगे। और ये जो नई प्रोजेनी है ये जो है इसके पास क्या है, वो ट्रेट्स हैं जो इनकी पिछली जनरेशन में थे। पिछली जनरेशन मतलब जिससे इन्होंने जन्म लिया है, यानी कि वो वाले ट्रेट्स जो अब जो नया एनवायरमेंट है उसको फेस कर सकें। समझ रहे हो। अब जो ये है इस तरीके की जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक नई पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन तो वही है बट नए कैरेक्टर्स के साथ फॉर्म कर देंगे। अब पता है इसको क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस हुई नेचर ने जो इस तरीके से इनके ऊपर करा, इसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि चेंज्ड एनवायरनमेंट में सभी जो एनिमल्स थे, एक्स एनिमल्स, वो सब सरवाइव नहीं कर पाए, उनमें से कुछ ही करे। कौन सरवाइव कर पाए, जो उस एनवायरनमेंट को, जो चेंज्ड एनवायरनमेंट है उसको फेस कर पाए, उस तरीके से अपने आप को एडप्ट कर पाए, वही लोग क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए। यानी कि जो बेस्ट था नेचर ने उसको चुना, जो बेस्ट था नेचर ने उसको चुना। जैसे कि जिसके नीट में ज्यादा नंबर आएंगे वही आगे पहुंचेगा मेडिकल कॉलेज में, जो बेस्ट है नेचर ने उसको चुना। इसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो भैया जो चेंज्ड एनवायरनमेंट था वो फेस करा इंडिविजुअल्स ने, बट जो नेचुरल सिलेक्शन है वो किस पे ऑपरेट करता है भैया, पॉपुलेशन लेवल पे। पॉपुलेशन लेवल पे, जिससे कि वो क्या कर सके, जो जो ट्रेट्स हैं, जो उसको डिजायर ट्रेट्स हैं, जो उसको वो कैरेक्टर्स चाहिए, वही उनको सेलेक्ट कर सके। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि भैया नेचुरल सिलेक्शन कहां पर आपके ऑपरेट करता है, पॉपुलेशन लेवल पर करता है, बट आप अगर डीपली जाके देखोगे ना तो आपको पता लगेगा इंडिविजुअल्स पे ही एक्ट कर गया। कैसे, जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो जो लोग उसको झेल सकते थे वो सरवाइव कर गए, जो नहीं झेल पाए वो मर गए। जो सरवाइव कर गए उन्होंने रिप्रोडक्शन करा, नई प्रोजेनी को जन्म दिया, जिनके अंदर वो जो जो नेचर चाहता था, जिस तरह के कैरेक्टर्स वो उनके अंदर थे। समझ रहे हो। तो नेचुरल सिलेक्शन ने कहां पर एक्ट करा, आपके किस पर एक्ट करा, पॉपुलेशन लेवल पर। ये सवाल पूछा जाता है, बहुत लोग गलत करके आते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन कहां पर ऑपरेट करता है। तो भैया नेचुरल सिलेक्शन जो आपका ऑपरेट करता है वो आपका करता है पॉपुलेशन लेवल पर। ये बात आपको याद रखनी है, मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिया, मतलब एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया, देखो मैंने। समझ रहे हो। तो आपको समझ में आ गया, तो आप इस बात को नोट डाल के लिखोगे। तो आप डालोगे यहां पर एक और नोट। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देखो इसके ऊपर मैं लगाऊंगा स्टार मार्क, इसके ऊपर लगाऊंगा मैं स्टार। भैया ये नोट कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या कहा आपका, तो जो आपके इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसको फेस करते हैं, वो किसके साथ डील करते हैं। तो आप लिखोगे यहां पर इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डील्स विद, डील्स विद
डील्स विद चेंज्ड एनवायरनमेंट। तो भैया चेंज्ड एनवायरनमेंट के साथ जो डील करते हैं वो कौन करते हैं, वो करते हैं आपके इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। चेंज्ड एनवायरनमेंट, ये बात आपको याद रखनी है, वो पूछ लेंगे आपसे कि जो चेंज्ड एनवायरनमेंट है उसके साथ कौन डील करता है, तो आपके इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डील करते हैं। बट जब हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की, तो नेचुरल सिलेक्शन आपका पॉपुलेशन लेवल पर आपको देखने को मिलता है, जिससे कि वो इवॉल्व कर पाए किसको, आपके डिजायर्ड ट्रेट्स को। बताओ समझ में आया या नहीं आया, है या ना। एक्स एनिमल से आपको समझ में आया, तो आप यहां पर लिखो नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, जो आपका भैया आप यहां पर लिखो बट, हाँ एक मिनट, इसको इस तरीके से लिखो आप, जो ब्लैक कलर ले लेते हैं। ये पूरा एक स्टेटमेंट है जो दे रखा है भैया एनसीईआरटी ने, ठीक है। बट जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी, बट नेचुरल सिलेक्शन, बट नेचुरल सिलेक्शन, अरे यार ये क्या हो रहा है, पर जो आपका नेचुरल सिलेक्शन होता है, बट नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन किस पर एक्ट करता है, या फिर आप लिखो ऑपरेट्स। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स एट पॉपुलेशन लेवल। तो भैया वो तो आपका पॉपुलेशन लेवल पर ही क्या करता है, आपका ऑपरेट करता है। समझ में आ गया नेचर किस तरीके से सेलेक्ट करता है भैया, पॉपुलेशन लेवल। और आप आगे लिख लोगे टू इवॉल्व डिजायर ट्रेट्स, जिससे कि वो इवॉल्व कर पाए नए ट्रेट्स को, जो उसको ट्रेट्स चाहिए, जो कैरेक्टर्स उसको चाहिए। देखो कैरेक्टर को ही ट्रेट कहते हैं, ठीक है। टू इवॉल्व डिजायर्ड ट्रेट्स, टू इवॉल्व डिजायर्ड ट्रेट्स, टू इवॉल्व डिजायर्ड ट्रेट्स। बताओ है या ना, आपको समझ में आ गया। हटू मैं एक बार, तो आप इसको भी क्या करोगे बच्चा, नोट कर लोगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये वाली लाइन में आपको एनसीईआरटी में भी अभी दिखाऊंगा, बहुत ही ज्यादा जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया, आ जाओ। तो एनसीईआरटी पढ़े या अभी नहीं, चलो पहले एक मिनट देखता हूं मैं, रुकना जरा। हाँ पॉपुलेशन ओके, ठीक है। ये बर्थ रेट, डेथ रेट, कल्चर प्लेट, ठीक है। चलो पहले पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स और लिख लो आप, आ जाओ हेडिंग डालो, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, जिसको आप पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, ट्रेट्स कह सकते हो, ठीक है। तो आप लिखो पहले, चलो मैं फिर डिफाइन करता हूँ आपको, पहले हेडिंग डालो। तो आप यहाँ पर लिखो बच्चा पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर ट्रेट्स, कुछ भी कह लो आप, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स स्लैश, आप इसको कह सकते हो एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स। अब जब हमने एक शब्द जोड़ दिया इसके आगे पॉपुलेशन, यानी कि हम पॉपुलेशन के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन किससे मिलती है, जब सर जो इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं सेम स्पीशीज के, जब वो एक ग्रुप बनाते हैं उसी को तो हम कहते हैं पॉपुलेशन। यानी कि ये किसी एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर नहीं है भैया, ये बात याद रखो। यानी कि कैरेक्टर्स जो कि रिप्रेजेंट करे जाए पूरे ग्रुप के द्वारा, जो कि सेम स्पीशीज का होता है, उसको आप कहते हो पॉपुलेशन कैरेक्टर, ठीक है। ये इंडिविजुअल के कैरेक्टर नहीं है, ये इंडिविजुअल के कैरेक्टर नहीं है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे बच्चा, आप यहां पर लिखोगे कैरेक्टर्स, आप यहां पर लिखोगे बच्चा कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय, कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय होल ग्रुप, कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय होल ग्रुप। भैया जो एक पूरे ग्रुप के द्वारा कैरेक्टर्स शो करे गए हैं उसी को आप कहते हो क्या, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इंडिविजुअल के कैरेक्टर नहीं है, तो आप यहां पर लिख लो नॉट एन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, ये किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स नहीं है, पूरे के पूरे ग्रुप के द्वारा जो आपके बच्चा कैरेक्टर्स शो करे जाएंगे उसको आप कहोगे क्या, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कौन कौन से कैरेक्टर शो करे जाते हैं जरा ये भी तो जान लें। तो देखो जरा ध्यान से, तो जो कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है वो है आपका, आप इसको इस तरीके से जोड़ दो,
सबसे पहले जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे बर्थ रेट, बर्थ रेट। इसके बाद आप पढ़ोगे कौन सा कैरेक्टर, डेथ रेट। आप पढ़ोगे बच्चा किसका, डेथ रेट। ये भी एक कैरेक्टर है किसका, पॉपुलेशन का। आप पढ़ोगे उसके बाद भैया सेक्स रेशो, ये भी कैरेक्टर है, ठीक। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी, या फिर आप कह सकते हो पॉपुलेशन का साइज, डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। कहते हैं ना कुछ एरियाज के लिए भैया ये तो बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, यानी कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, तो वही तो होती है पॉपुलेशन डेंसिटी, और क्या होती है। इसके अलावा आप पढ़ोगे भैया एज पिरामिड, जो कि शायद कुछ लोग जानते हो कुछ ना जानते हो, बट कोई टेंशन नहीं है, ये भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। एज पिरामिड या फिर आप एज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर कह सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से भैया, पॉपुलेशन जो कैरेक्टर्स होते हैं हम उन कैरेक्टर्स की यहाँ पर बात करते हैं जो पूरे ग्रुप के द्वारा शो करे जाते हैं, ठीक है, सेम स्पीशीज के। इसके अलावा आपके जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की यहाँ पर बात नहीं करी जाती है। कौन कौन से कैरेक्टर्स यहाँ पर बात करी जाएंगी, बर्थ रेट की बात करी जाएगी, डेथ रेट की बात करी जाएगी, टैक्स रेशियो की बात करी जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करी जाएगी, एज पिरामिड की आपके बात करी जाएगी। देखो आगे, अब चलो एनसीईआरटी पढ़ाता हूं तुम्हें यहां तक की, आ जाओ देखो, जरा ध्यान से देखिएगा। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, जिसको आप पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स भी कहते हो, ठीक है। इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीशीज। तो आप नेचर में क्या देखते हो, आपको नेचर में बहुत ही मतलब रेयरली होता है ऐसा कि आपको जो है किसी भी स्पीशीज का सिंगल या फिर आइसोलेटेड वो अकेला आपको देखने को मिले। मेजॉरिटी ऑफ them live in a group in a well defined geographical area। तो भैया जनरली आपको मेजॉरिटी क्या देखने को मिलता है, ये जो स्पीशीज होती है भैया ये क्या करती हैं, ग्रुप्स में रहती हैं सेम स्पीशीज, और किसी एक वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में आपको देखने को मिलती हैं। शेयर और कंपीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, या तो भैया वो क्या करती हैं आपके शेयर करती हैं या फिर कंपीट करते हैं सिमिलर रिसोर्सेज के लिए। फॉर एग्जांपल में आपका एग्जाम सपोज करते हैं कि आपकी फैमिली है, माना है आपकी रोटी बनाई, बिल्कुल बनाई, अब माना है आपकी रोटी बनाई 10, आप मेंबर हो 3, ठीक है, या फिर आप मान लो 4 मेंबर हो, पापा, आपकी मदर, आपकी सिस्टर और आप खुद, ठीक है, तो ये हो गए 4। अब आप क्या करोगे, ये जो रोटी है इनको क्या कर लोगे, 10 रोटियों को शेयर कर लोगे। रिसोर्सेज देखो सेम है, शेयर कर लिया। अब सपोज करो कोई बाहर वाला हो तो आप उसके साथ शेयर करोगे नहीं, आप उसके साथ शायद कंपीट करोगे। जैसे कि एक रोटी के लिए 2 कुत्ते लड़ते हैं, ठीक है, वो कंपीट करते हैं उस रिसोर्स के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, आपकी जो पॉपुलेशन होती है बहुत ही रेयरली होता है नेचर में कि वो आपको अकेली देखने को मिले, यानी कि कोई स्पीशीज का सिंगल इंडिविजुअल देखने को मिले, ठीक है। जनरली क्या होता है, पॉपुलेशन हम जो आपको देखने को मिलती है किसी भी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं, किसी एक डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, और जो सेम रिसोर्सेज होते हैं उनको या तो शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं, या फिर उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, कंपीट करते हैं, लड़ाई करते हैं, जो जीतेगा उसका हो गया रिसोर्स। देखो आगे, पोटेंशियली इंटरब्रीड, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन करते हैं, एंड थस कॉन्स्टिट्यूट आ पॉपुलेशन, और इस तरीके से वो क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इंप्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हालांकि जो आपकी बेटा इंटरब्रीडिंग टर्म है वो किसकी बात करती है, वो बात करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो देखो इंटरब्रीडिंग इंप्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग फ्रॉम even asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological studies। तो भैया ऐसा नहीं है कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो आपका इंटरब्रीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करेगी तभी हम उसको पॉपुलेशन कहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर भैया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आपके रिजल्ट है किससे, किसका रिजल्ट है भैया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो उसे भी आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे पॉपुलेशन, किसके लिए, पर्पस ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज के लिए। बताओ हाँ या ना, क्या आपको ये बात, ये लाइनें समझ में आई, हाँ या ना, जो लाइनें मैंने आपको बताई हैं, क्या ऐसे ही मैंने आपको लिखवाया है, बिल्कुल। तो चलो आओ थोड़ा अब हम आगे चलते हैं। देखो ये कैसा है, अच्छा ये सही है, चलो यार
एक मिनट, देखो तो आप लिखो एक, ये अच्छा ये भी सही है यार। चलो डिफरेंट डिफरेंट पेन्स दे रखे हैं, छोड़ो इन सब बातों को। तो देखो यहाँ पर ऑल द कॉर्मोनेंट्स इन अ वेटलैंड, अरे यार नॉर्मल पेन पे आने दो। ऑल द कॉर्मोनेंट्स इन अ वेटलैंड, अब देखो ये एग्जांपल दे रखे हैं किसके, पॉपुलेशन के। सर कॉर्मोरेंट्स क्या होते हैं भैया, बर्ड, बर्ड को ही क्या कहते हैं, कॉर्मोरेंट्स। ठीक है, बर्ड्स की यहाँ पर बात चल रही है, तो ये सब क्या है, पॉपुलेशन। रैट्स इन अ एवेंडेंट ड्वेलिंग, ठीक है, एवेंडेंट मतलब बेटा जो आपका जहां कोई रह नहीं रहा है, ठीक है। अगर कहीं पर आपके रेट्स मिल रहे हैं किसी ऐसे एरिया में जहां पर कोई नहीं रहता, तो वो भी क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है। टीकवुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक्ट, तो किसी फॉरेस्ट के अंदर टीकवुड ट्रीज, वो भी क्या है, पॉपुलेशन। बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, वो भी क्या है आपके भैया, पॉपुलेशन। एंड लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड आर सम एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलेशन, और एक पॉन्ड के अंदर जो लोटस प्लांट मिल रहे हैं वो भी क्या है, पॉपुलेशन। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी जो कि मैं चीख चीख के बता रहा हूँ, सेम स्पीशीज की बात करी है। जब उसने क्या कहा, या उसने कहा कि पॉन्ड के अंदर सिर्फ आपको एक ही चीज देखनी है, लोटस के प्लांट, तो जितने भी लोटस के प्लांट है वो सब क्या है, एक पॉपुलेशन। इसी कल्चर प्लेट के अंदर जो बैक्टीरिया है कई सारे, वो क्या है, एक पॉपुलेशन। ठीक है, अब आगे देखो जरा ध्यान से, किसी वेटलैंड के अंदर, किसी गीले क्षेत्र के अंदर आपको जो बर्ड्स दिख रहे हैं वो क्या है, वो है आपके पॉपुलेशन। इन अर्लियर चैप्टर्स यू हैव, in earlier chapters you have learnt that although an individual organism is the one that has to cope with a changed environment, आपने रिसेंट चैप्टर्स में क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि एक जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, कोप का मतलब होता है डील करता है किसके साथ, कोप विद अ चेंज्ड एनवायरमेंट। फिर देखो आगे एनसीईआरटी क्या कहती है, ये बात मैंने आपको बता दी। कोई भी पॉपुलेशन उसके जो इंडिविजुअल्स वहां पर रह रहे हैं, अगर कोई एनवायरमेंट के अंदर बच्चा चेंज होता है तो वो सब के सब जो है उसको क्या करेंगे, बराबर से फेस करेंगे, समझ रहे हो आप, सबको इंडिविजुअली वो क्या करेंगे, उसको डील करेंगे, और जो उनमें सबसे बेहतरीन होगा वो आगे जाके नई पॉपुलेशन बनाएगा, यानी कि नेचर ने उसको सेलेक्ट करा है। तो नेचुरल सिलेक्शन कहां पर आपका जो है बेटा ऑपरेट करा, नेचुरल सिलेक्शन आपका ऑपरेट करा पॉपुलेशन लेवल पर। ये बात आपकी एनसीईआरटी यहां से बताना चाह रही है। देखो आगे, it is the population level that natural selection operates to evolve desired traits। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन लेवल पर किसने ऑपरेट करा है, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स, जिससे कि वो इवॉल्व कर सके किसको भैया, डिजायर्ड ट्रेट्स को। यानी कि नेचर ने सबको बराबर मौका दिया था इवॉल्व करने का, नेचर ने सब पे मुसीबतें फेंकी, समझ रहे हो, उनमें जो बेहतरीन थे वो आगे बढ़े। तो नेचुरल सिलेक्शन किस पे ऑपरेट करा, पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे, ऐसा नहीं कि किसी एक को मौका दिया, समझ रहे हो। तो आपको समझ में आ गया, ऑर्गेनिजम्स जो है वो फेस करते हैं आपके चेंज्ड एनवायरनमेंट को, और जो नेचुरल सिलेक्शन है वो आपका ऑपरेट करता है किस पे, आपके पॉपुलेशन लेवल पर। ठीक, अब देखो आगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट एरिया, इसलिए भी पॉपुलेशन इकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट एरिया, बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये लिंक करती है इकोलॉजी को किसके साथ, आपकी पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के साथ। तो ये वाली लाइन भी आप क्या करोगे बच्चा, याद रखोगे। तो जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है वो आपका क्या इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये लिंक करती है इकोलॉजी को किससे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से। देखो ये वाली जो लाइन दे रखी है, ये जो पैराग्राफ है, ऊपर वाली तो पॉपुलेशन की बात करिए, उसके बाद जो नीचे की लाइन है अगर ये एज इट इज स्टेटमेंट में आ जाएगी तो आपके तोते उड़ सकते हैं। आपसे क्या पता वो असर्शन रीजन में पूछ ले, समझ रहे हो, असर्शन रीजन में पूछ ले, वो असर्शन में लिख दे कि भैया इंपॉर्टेंट लिंक है जेनेटिक्स के लिए, आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, उसका रीजन नीचे लिख दे, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन उस पर एक्ट करता है जिससे कि डिजायर्ड ट्रेट्स को छांटा जा सके। क्या ये जो इसका जो असर्शन का रीजन दे रखा है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है, और असर्शन का रीजन सही है, समझ रहे हो। बाकी आपको मुझसे बेहतरीन चीजें आती हैं। आगे देखो, चलो आगे बर्थ रेट डेथ रेट की बात करिए, पहले उसको हम पढ़ाते हैं। आओ देखो, अब एक एक करके हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले बर्थ रेट की हम बात करते हैं। क्या होती है बर्थ रेट, जरा समझते हैं, आओ देखो, सबसे पहले आप डाल दोगे यहां पर बर्थ रेट, क्या होती है बर्थ रेट, जरा समझते हैं।
किसको कहते हो आप? बर्थ रेट। ठीक है, रेट का मतलब होता है अपने आप में आप जो है क्या कर रहे हो, किसी चीज की रेट निकाल रहे हो। समझ रहे हो? कैसे? समझो, पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताता हूँ, चलो लिखो, इससे भी आपको पता लग जाएगा। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर आप लिखो नंबर ऑफ बर्थ। ऐसा करो, चलो इंडिविजुअल छोड़ो, नंबर ऑफ बर्थ लिखो सीधे। आप लिखो नंबर ऑफ बर्थ पर इंडिविजुअल, नंबर ऑफ बर्थ पर इंडिविजुअल, नंबर ऑफ बर्थ पर इंडिविजुअल, या फिर आप इसी को कहते हो पर कैपिटा। इंडिविजुअल को आप कहते हो पर कैपिटा, पर यूनिट टाइम। यानी कि पर यूनिट टाइम में एक इंडिविजुअल पे कितने लोगों ने जन्म लिया, ठीक है, कितनी बर्थ हुई, उसी को आप कहते हो बर्थ रेट। अब ये डेफिनेशन तो आपने सुन ली, जरा एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सपोज करता हूं मैंने लिया एक एग्जाम्पल एक पॉन्ड का। एक पॉन्ड है जिसके अंदर है आपके 20 लोटस। आपने किसी समय पर देखा उसमें थे आपके कितने बच्चा? 20 लोटस। एक पॉन्ड है जिसके अंदर थे 20 लोटस। अब आपने क्या करा? अब आप एक साल बाद आए। अब आपने क्या करा? आफ्टर 1 ईयर, आप एक साल बाद आए और फिर से आपने देखा आफ्टर 1 ईयर। फिर आपने क्या करा? उन लोटस की काउंटिंग करी, तो आपको पता है कितने लोटस देखने को मिले? आपको देखने को मिले 28 लोटस। आपको देखने को मिला बच्चा 28 लोटस। तो चेंज कितने का हुआ एक साल के अंदर? कितने का चेंज हुआ? चेंज कितने का हुआ? तो आप कहोगे सर 28 फाइनल है, इनिशियल है आपका 20, तो 8। और ये 8 कैसा है? क्या इंक्रीज है? तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना, क्या कह सकता हूं, यही हुआ है कि भैया जो 8 लोटस है उनकी क्या हुई है? उनका बर्थ हुआ है। तो अब आप यहाँ पर बर्थ रेट कैसे निकालोगे? देखो, तो आप यहाँ पर बर्थ रेट क्या कहोगे? देखो, पर यूनिट टाइम पर इंडिविजुअल, देखो हमने यहाँ पर डिफाइन करा है। तो बर्थ रेट में आप क्या लिखोगे? कितने का इंक्रीज हुआ? इंक्रीज कितने का हुआ? 8 का हुआ। इनिशियल कितना था? इनिशियल था आपका 20। तो आपने इससे क्या निकाला? आपने निकाला 0.4, ठीक है, जिसका 4/10 भी कह सकते हो, 0.4। तो आप कहोगे 0.4 इंडिविजुअल्स ने, यानी कि 0.4 इंडिविजुअल्स ने क्या करा है? आपका जन्म लिया है। आप फिर बताओगे किस पर लोटस। एक लोटस पर 0.4 ने जन्म लिया, ठीक है। और आप यहाँ पर टाइम भी डिफाइन करोगे पर ईयर, क्योंकि मैंने ये एक साल का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। तो क्या आपको समझ में आया बर्थ रेट क्या है? जैसे कि आप निकालते हो, सपोज करो आप कोई एक हॉस्पिटल चलाते हो, ठीक है, आपका खुद का हॉस्पिटल है। आपने देखा कि एक साल के अंदर, ओ नहीं नहीं यार, ये एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, चलो चलो आप इसी से ही समझो। तो क्या होता है भैया, कोई एक पॉन्ड था जिसके अंदर थे 20 लोटस। आपने एक साल बाद देखा वहां पर हो गए 28 लोटस, यानी कि 8 बढ़ गए। अब ये जो 8 है ये कितने पर बढ़े हैं? 20 पर बढ़े हैं। तो जब आप इन 8 को निकालोगे किस पर? एक इंडिविजुअल पर, एक लोटस पर। ये जो 8 बढ़े हैं किसी एक लोटस पर निकालोगे तो आप देखोगे कि हर एक लोटस पे कितने का इजाफा हुआ, कितने का इंक्रीज हुआ? 0.4 इंडिविजुअल्स का। तो इसी को आप कहते हो क्या भैया? बर्थ रेट, यानी कि बर्थ हुई उनकी। समझ रहे हो? उन्होंने जन्म लिया इस तरीके से। तो बर्थ रेट किसकी निकाली जाती है? आपकी निकाली जाती है पॉपुलेशन की। तो बर्थ रेट किसका कैरेक्टर है? पॉपुलेशन का। ठीक है, इसी तरीके से डेथ रेट निकाली जाएगी। जैसे कि भैया इंडिया क्या है? एक कन्फाइंड एरिया आपने ले लिया, तो इंडिया की भी एक बर्थ रेट है कि यार हर साल कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितनों पर ले रहे हैं? पर कैपिटा। पर कैपिटा में हम बच्चा मान लेते हैं 1000। समझ रहे हो? आप 100 भी मान सकते हो, आप 10 भी मान सकते हो। तो पर कैपिटा में आपकी मर्जी है, 10 मानो, 100 मानो, 1000 मानो। जनरली आपने देखा होगा इंडिया में 1000 मानते हैं। इंडिया में क्या 1000 मान के चलते हैं। जैसे कि हम, आप देखोगे हम फीमेल्स का भी निकालते हैं कि भैया एक साल के अंदर कितनी फीमेल्स जो हैं क्या हुआ? जन्म लिया। तो हम निकालते हैं भैया, चलो बॉयज के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, समझ रहे हो, 1000 के ऊपर निकालते हैं। लगभग आया 936, 940। तो आपने क्या करा? एक पर कैपिटा फिक्स करा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बर्थ रेट? अरे यार ये क्या हो गया? अब इसी तरीके से डेथ रेट है आपकी। आ जाओ देखो, आप यहां पर लिखोगे डेथ रेट। तो डेथ रेट क्या होगा भैया? हम डेथ की रेट निकाल रहे हैं कि किस रेट से जो है आपकी डेथ हो रही है। वहां पर आपको पता लगा कि भैया किस रेट से, कि भैया एक साल में एक लोटस कितनों को जन्म दे रहा है? 0.4 को। हकीकत में आपको पता है 0.4 कुछ नहीं होता, होता एक्चुअली में 1 है। एक लोटस से कोई एक लोटस बना होगा ना, समझ रहे हो आप? पर लेकिन जब आप निकाल तो सबके ऊपर रहे हो, तो आपने पर इंडिविजुअल में निकाला 0.4, राइट। आपको समझ में आ गया? अब निकालो डेथ रेट। डेथ रेट क्या है? ये डेथ रेट भी सेम है, बस यहाँ पर आप क्या कर दोगे? बर्थ की जगह डेथ, तो आप लिख दोगे नंबर ऑफ डेथ
नंबर ऑफ डेथ पर इंडिविजुअल, जिसको आप कैपिटा भी कहते हो, और पर कैपिटा वी, अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट, पर इंडिविजुअल, और आप इसको कह रहे हो कैपिटा, पर यूनिट टाइम, टाइम भी डिफाइन कर रहे हो, आप देख रहे हो पर यूनिट टाइम। ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ भैया, मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल लिए हैं, आप चाहो तो और भी एग्जांपल्स ले सकते हो। तो इसको ही आप कहते हो डेथ रेट, यानी कि एक इंडिविजुअल पे एक किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी डेथ हुई, उसी को आप कहते हो क्या बच्चा, डेथ रेट। फॉर एग्जाम्पल, किसी लेबोरेटरी के अंदर, किसी लेबोरेटरी के अंदर आपने क्या देखा, वहां पर थी भैया 40 फ्रूट फ्लाइज, वहां पर थी आपकी 40 फ्रूट फ्लाइज, वहां पर थी आपकी 40 फ्रूट फ्लाइज। तो आपने क्या देखा, एक वीक में, एक वीक बाद वहां पर आपने क्या देखा, वहां पर हो गई 4 की डेथ, तो कितनी हो गई आपकी, 36 हो गई, बट जो हम सीधे लिख देते हैं यहाँ पर, हो गई आपकी 4 की डेथ। तो अब देखो यहाँ इसने क्लियरली बता दिया हमें, हमें यहाँ पर चेंज निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने हमें कोई फाइनल या फिर फाइनल नहीं दिया, उसने हमें सीधे बता दिया कितने की डेथ हो गई। तो 4 की डेथ हुई, कितने पर हुई भैया, 40 पर हुई। तो आपकी डेथ कितनी निकली, आप कहोगे 0.1 इंडिविजुअल, तो भैया 0.1 की डेथ हुई। अब भैया 0.1 की तो कोई डेथ नहीं होती यार, आपको ही पता है, बल्कि हम रेट निकालते तो इसी तरीके से निकलती है। तो आप बताओगे 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई, एक फ्रूट फ्लाई पर 0.1 की डेथ हुई है, और आप टाइम भी बताओगे पर वीक, एक वीक में हुई है। बताओ है ना, क्या आपको समझ में आ गया, अच्छे से बेहतरीन तरीके से बताओ। तो आपको बर्थ रेट समझ में आ गई, आपको डेथ रेट समझ में आ गई। तो अब आप ऐसा करो, आप इसको नोट कर लो। आप क्या करोगे भैया, इसको नोट कर लोगे, मैं हट गया हूं, आप जो है इसको क्या करोगे बच्चा, नोट कर लोगे। नोटेड हो गया। देखो, अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं, आप इसको भी क्या करोगे बच्चा, नोट कर लोगे। अब आपको ये तो समझ में आ गया। तो भैया अब मैं आपको एक बात बताता हूं, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि जो आपकी भैया बर्थ रेट और डेथ रेट है, वो तो कैरेक्टर है किसका, रेट जब भी आप निकाल रहे हो वो कैरेक्टर है पॉपुलेशन का, बट अगर कोई कहे बर्थ और डेथ, वो एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर है। बर्थ और डेथ तो भैया किसी एक इंसान की होती है, तो वो इंडिविजुअल कैरेक्टर है, ठीक है। तो देखो, तो आप यहाँ पर नोट डाल के लिख दोगे क्या, आप नोट डाल के लिखोगे बर्थ एंड डेथ क्या है, इंडिविजुअल के कैरेक्टर है। तो आप लिखोगे भैया बर्थ एंड डेथ आर इंडिविजुअल कैरेक्टर, बर्थ एंड डेथ क्या है आपके इंडिविजुअल के इंडिविजुअल के क्या है बच्चा, आपके कैरेक्टर हैं, ठीक। इसके बाद आता है भैया आपका सेक्स रेशो, इसके बाद जो आपका थर्ड आता है भैया वो आता है सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या होता है, सेक्स रेशो, अब आप जानते हो सेक्स मतलब हम बात कर रहे हैं मेल और फीमेल की, रेशो का मतलब क्या होता है कि भैया कितने मेल्स पर कितनी फीमेल आपको देखने को मिल रही हैं, वही। अब यहां पर हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको, नंबर ऑफ फीमेल्स, हम इसकी डेफिनेशन जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं भैया नंबर ऑफ फीमेल्स। तो सेक्स रेशियो को आप ऐसे डिफाइन करते हो, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स पर कैपिटा मेल, और यहां पर जो आप पर कैपिटा ले रहे हो वो कितना लेते हो, 1000 लेते हो, इसी तरीके से डिफाइन करते हो। शायद इस समय इंडिया का 1020 चल रहा है, यानी कि 1000 मेल के ऊपर 1020 फीमेल्स हैं, अगर शायद मैं सही हूं तो, पर कैपिटा मेल, ठीक है। अब पर कैपिटा में यहाँ जो आंकड़ा लिया जाता है वो लिया जाता है 1000। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक एरिया में, एग्जाम्पल के तौर पर आपने क्या ले लिया, कोई एक एरिया है, मुझे नहीं पता कौन सा एरिया है, ठीक है, कोई स्टेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वहां पर आपके मिल रही हैं 800 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो ये क्या है, सेक्स रेशो है, पर 1000 मेल्स, ठीक है। आपको समझ में आ गया, इसी को आप कहते हो सेक्स रेशो। अब आप यहाँ पर नोट डालोगे कि भैया एक जो इंडिविजुअल होता है ना, वो मेल और फीमेल होता है, बट पॉपुलेशन कोई मेल फीमेल नहीं होती, पॉपुलेशन में हमेशा सेक्स रेशो देखा जाता है। तो आप लिखोगे यहाँ पर नोट डाल के कि कोई भी जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल हो सकता है वो मेल हो या फीमेल, जैसे कि मैं मेल हूं, कोई सामने जो मुझे देख रही होगी कोई स्टूडेंट, वो फीमेल हो सकती है, मेल हो सकती है, बट आप कहोगे कि सेक्स रेशो नहीं भैया, सेक्स रेशो कैरेक्टर है किसका, आपका पॉपुलेशन का। तो आपको याद रखना है जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल इज आइदर मेल और
फीमेल, बट पॉपुलेशन का हमेशा क्या होता है, सेक्स रेशो होता है। बताओ हाँ या ना, क्या आपको समझ में आई ये वाली बात, हाँ या ना? मैं हटता हूं, आप क्या करोगे भैया, पॉज करके नोट कर लोगे, क्योंकि अब तक बहुत इजी इजी चीज चल रही है, अब तक कुछ ऐसा तगड़ा जो है आपके आगे आया नहीं है, ठीक है? तो आपको अच्छे से और आसानी से सारी की सारी चीजें समझ में आनी चाहिए बेहतरीन तरीके से। आ गया समझ में, नोट कर लिया? अब चलो एनसीईआरटी पर आ जाते हैं। देखो एनसीईआरटी पढ़ते हैं आगे की। अब जरा देखो ध्यान से, आ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स वेयर एज, ये एक जो पॉपुलेशन होती है उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वेयर एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट, और एक ऑर्गेनिज्म के नहीं होते। तो जो पॉपुलेशन के कैरेक्टर है भैया वो एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स थोड़ी हो सकते हैं, ठीक है? एन इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड डेथ, देखो ध्यान से, एक जो इंडिविजुअल है, एन इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड डेथ, एक इंडिविजुअल की बर्थ और डेथ हो सकती है, बट आप पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बट भैया एक पॉपुलेशन की क्या होती है, एक पॉपुलेशन की होती है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो क्या आपको समझ में आ गया, एक इंडिविजुअल की क्या हो सकती है, या तो उसका जन्म हो सकता है या फिर मृत्यु हो सकती है, बट एक पॉपुलेशन का हमेशा क्या होता है, या तो उसका बर्थ रेट होता है या फिर एक डेथ रेट होता है। आगे देखो जरा ध्यान से, इन आ पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ। तो ये जो आप पॉपुलेशन देखते हो, ये जो अगर आप पॉपुलेशन में देखते हो तो ये जो रेट्स होती है किसको रेफर करती हैं, पर कैपिटा बर्थ को या पर कैपिटा डेथ को, ठीक है? द रेट्स हेंस एक्सप्रेस्ड आर चेंज इन नंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज। अब भैया ये जो आपको देखने को मिलता है, इनको आप रेट्स को कैसे डिस्क्राइब करते हो, चेंज इन नंबर्स में। इसमें भैया चेंज इन नंबर्स आपने देखा ना, जैसे कि पहले फ्रूट फ्लाई 40 थी, उसमें से 4 मर गई तो कितनी हो गई, 36 हो गई, यानी कि डिक्रीज हो गई, यानी कि डेथ हो गई। और जो है आपकी क्या कहते हैं, पहले कितने थे, 20 लोटस थे, आपने एक साल बाद देखा तो 28 लोटस हो गए, यानी कि चेंज कितने का हुआ, 8 का हुआ। तो आपको इंक्रीज या डिक्रीज दिखता है विद रेस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। तो क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, बताओ मुझे। हियर इज एन एग्जाम्पल, और देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि इफ इन अ पॉन्ड देयर वर 20 लोटस, अगर एक पॉन्ड में कितने थे भैया, एक पॉन्ड में आपके कितने थे, 20 लोटस थे, ठीक है? लास्ट ईयर, ठीक है? एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड, और आपने देखा रिप्रोडक्शन के थ्रू नए प्लांट्स आपके 8 ऐड हो गए, टेकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 28। तो करंट पॉपुलेशन कितनी होगी भैया, रिप्रोडक्शन हुआ, 8 न्यू प्लांट्स क्या हुए, ऐड हुए, तो करंट पॉपुलेशन होगी आपकी बच्चा 28। तो जब आप यहाँ पर रेट निकालोगे तो चेंज अपॉन इनिशियल, तो हम किस तरीके से हमने बर्थ रेट को कैलकुलेट करा, चेंज अपॉन इनिशियल, और हमने फिर बताया भैया ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर। तो यहाँ पर देख रहे हो पर यूनिट, पर इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम डिस्क्राइब करा है, देखो ध्यान से। तो बर्थ रेट क्या निकली, 8/20 इक्वल्स टू 0.4 ऑफ स्प्रिंग्स पर ईयर, सॉरी पर लोटस पर ईयर। समझ में आ गया? इफ इन इफ 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 fruit flies die during a specified time interval says a beak। तो हमने माना कि भैया किसी एक लेबोरेटरी के अंदर जो आपकी 40 फ्रूट फ्लाइज थी उनमें से 4 की आपकी डेथ हो गई किसी एक टाइम इंटरवल में, जो कि हमने मान लिया एक वीक। तो भैया डेथ कितने की हुई, 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड, ठीक है? स्पेसिफाइड टाइम हमने कितना लिया, वो हमने लिया एक वीक। तो डेथ रेट आपकी क्या निकल के आई, तो जो आपकी डेथ रेट है, द डेथ रेट इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड इज 4/40, यानी कि 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। बताओ, वही एग्जांपल लिए यार जो आपके नोट्स में दे रखे हैं, ठीक है? बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या है, हाँ या ना? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई समस्या आपकी हो सकती है। अब जरा आगे चलो, अब हम आगे बात करते हैं भैया अनादर एट्रीब्यूट की। चलो एक और, अनादर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑफ आ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। जो अगला आप कैरेक्टर पढ़ते हो वो है आपका सेक्स रेशियो। क्या होता है सेक्स का रेशियो, जरा देखो। एन इंडिविजुअल इज आइदर अ मेल और फीमेल। तो भैया एक जो आप इंडिविजुअल देखते हो
एक आप जो इंडिविजुअल देखते हो वो या तो आपका मेल होगा या फिर आपका फीमेल होगा, बट एक जो पॉपुलेशन होती है, बट अ पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशो, बट एक जो पॉपुलेशन होती है बच्चा, उसका हमेशा होता है सेक्स रेशो। फॉर एग्जाम्पल हमने माना किसी पॉपुलेशन के अंदर 40 जो है 60 क्या है मेल्स हैं, 60% पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% मेल्स। इसको इस तरीके से देख लो कि भैया यहाँ पर है आपके क्या हो गया, एक तरफ है आपका मेल का साइन, ये हो गया, हम रेशो निकाल रहे हैं, देखो इसी को कहते हैं सेक्स रेशो। दूसरी तरफ होगी फीमेल, तो आपका कितना निकला, ये आपका निकला रेशो भैया 60/40, नहीं 40/60, मेल्स हमने पहले लिखे हैं ना, तो 40/60, जिसको आप 4/6 भी तो कह सकते हो भैया। तो ये आपका जो 4/6 निकला है किसी पर्टिकुलर उसके लिए क्या निकला है, सेक्स रेशो। सेक्स रेशो, तो सेक्स रेशो किसका निकाला जाता है, सेक्स रेशो हमेशा निकाला जाता है भैया किसका, सेक्स रेशो आपका डिफाइन करा जाता है एक पॉपुलेशन का, बट किसी एक इंडिविजुअल का या तो उसका सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा, बट सेक्स रेशो हमेशा एक पॉपुलेशन का निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ का जो रेशो आया वो 4/6 आया, ध्यान से देख लेना, मैंने मेल बाई फीमेल लिखा है रेशो, अगर फीमेल बाई मेल होता तो 6/4 हो जाता, यही आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो 2/3 करके, ठीक है, इतना जाने का कोई सेंस नहीं है, हटाओ, आपको पता है सिंप्लीफिकेशन। अब इसके बाद जो आता है वो आता है आपका एज पिरामिड और पॉपुलेशन डेंसिटी। आपका जो अगला आता है वो आता है एज पिरामिड और पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आप जरा थोड़ा सा आप भी ब्रेक ले सकते हो, मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, रुको। अब जरा समझते हैं एज पिरामिड क्या होता है। एक बात बताओ, जब भी आप किसी पॉपुलेशन को देखते हो तो क्या आपको वहां पर जो है डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, बताओ हाँ या ना। आपको बच्चे देखने को मिलते हैं, आपको एडल्ट देखने को मिलते हैं, आपको बूढ़े लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है, आपको देखने को मिलते हैं बच्चे, आपको देखने को मिलते हैं एडल्ट, और आपको देखने को मिलते हैं भैया जो सेनीसेंस अपने बुढ़ापे में पहुंच चुके हैं, ओल्ड एज पीपल्स, समझ रहे हो। बट हम इसको ऐसे डिफाइन नहीं करते, अपन क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन में पीपल्स दे रखे हैं, ह्यूमंस दे रखे हैं, उसको हम तीन जो है उसमें डिवाइड कर देते हैं कैटेगरीज, जिसको हम बनाते हैं भैया रिप्रोडक्शन के आधार पर। तो हमने बेसिस क्या बनाया, रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हम मानते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, यानी कि ऐसे लोग जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। कितनी एज होती है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, 0 to 14, मानो मानो क्या यही होती है 0 to 14, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, प्री रिप्रोडक्टिव एज है, ठीक है। दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव, जो कि आपकी 15 से लेके 45 हो गई, समझ रहे हो। और इसके बाद जो होती है वो होते हैं बूढ़े लोग, जो कि होते हैं आपकी पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो कि आपके 45 से लेके टिल जब तक वो जिए। अब फॉर एग्जांपल इस समय इंडिया में जो रेट चल रही है वो 68 70 समथिंग चल रही है, तो हम 70 मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी आपकी पॉपुलेशन दिखती है उसको 3 क्राइटेरियाज में डिवाइड कर देते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और जब आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हो तो जो स्ट्रक्चर आपके आगे बन के आता है उसी को आप कहते हो एज का पिरामिड, क्या कहते हो, एज पिरामिड आप उसको कहते हो, ठीक है। तो एज पिरामिड क्या है, एज पिरामिड कुछ और नहीं, एक ग्राफ है जो कि आपको शो करता है क्या, एज डिस्ट्रीब्यूशन किसका, एक पॉपुलेशन का। तो एक पॉपुलेशन का जो एज डिस्ट्रीब्यूशन जिस ग्राफ के थ्रू आपका बच्चा शो करा जाता है उसी को कहते हैं आपका क्या, एज पिरामिड, उसी को कहते हैं आपका एज पिरामिड। तो देखो यहां पर आप हेडिंग डालोगे एज पिरामिड, एज पिरामिड, आपकी हेडिंग होगी भैया एज पिरामिड, एज पिरामिड। जरा ध्यान से आप देखिएगा, मैंने क्या कहा एज पिरामिड को, मैंने कहा ये एक ग्राफ होता है, जो कि आपको भी समझ में भी आएगा। ये होता है भैया एक ग्राफ जो कि शो करता है आपको क्या, ग्राफ शोइंग द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आ पॉपुलेशन। क्योंकि हमें पता है एक पॉपुलेशन को जब आप देखते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एजेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो जो ग्राफ आपका किसी भी पॉपुलेशन के एज डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है उसी को आप कहते हो एज पिरामिड, उसी को आप कहते हो बच्चा क्या, एज पिरामिड, उसी को कहते हो आप एज पिरामिड, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आप एक पॉपुलेशन देखते हो भैया उसको आप एक्चुअली में 3 क्राइटेरियाज में क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो एज के बेसिस पे, ठीक है। जिसको आप क्या कर रहे हो, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, जिसमें आप निकालते हो एक प्री रिप्रोडक्टिव,
रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो आपने क्या कहा, प्री रिप्रोडक्टिव, यानी कि एक ऐसी पॉपुलेशन जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती अभी, पर आगे जाके कर सकती है, प्री रिप्रोडक्टिव। इसके बाद आती है भैया रिप्रोडक्टिव, इसके बाद आती है रिप्रोडक्टिव, ठीक है। और देन इसके बाद आती है आपकी भैया पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। अब आपको पता है प्री रिप्रोडक्टिव जो एज होती है उसके अंदर हम रखते हैं भैया 0 से लेके 14 वाली जो एज होती है, जितने भी पॉपुलेशन के लोग आएंगे उन सबको हम कह देते हैं प्री रिप्रोडक्टिव। और 15 से लेके 45 में जितने भी लोग आएंगे, 15 से लेके 45 एज, चलो यहाँ पे डिफाइन करते हैं भैया, एज की बात चल रही है, ये कहीं कुछ और समझ लें ये लोग, एज ये हो गया रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव में क्या आएंगे, 45 से लेके टिल डेथ, चलो हम 70 लिख देते हैं, टिल डेथ लिखना तो ठीक नहीं होगा भैया, कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो 110 साल जिए, बट हम यहाँ पर एवरेज मान के चलते हैं यार, ठीक है। बताओ हाँ या ना, समझ में आ गया। तो इसको क्या करोगे आप, पॉज करोगे और नोट कर लोगे। इसके बाद इनके नंबर के बेसिस पर आपको 3 तरह के देखने को मिलते हैं ग्राफ भैया। एक देखने को मिलता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का ग्राफ, एक देखने को मिलता है स्टेबल पॉपुलेशन का ग्राफ, एक देखने को मिलता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का ग्राफ। किस तरीके के दिखते हैं, इनकी शेप्स को क्या कहते हैं, क्या व्यवस्था है, सब देखेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो नोट कर लिया, आ जाओ देखो। अब जो है आप यहां पर सबसे पहले डालो एक्सपेंडिंग। वैसे तो तीनों को मुझे एक ही उसमें कराना चाहिए, चलो तीनों को एक ही में कराएंगे, ऐसे अलग अलग नहीं करेंगे, गलत बात होगी, ठीक है। इंक टू शेप रेड, ठीक है। चलो एक और यहां पर लाइन इस तरीके से खींच लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। और एक इस तरीके से, आ जाओ देखो। अब मैंने क्या कहा आपको, यहाँ 3 तरह की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। एक देखने को मिलती है एक्स, अरे यार ये ऑन था क्या अभी भी, 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट तो नहीं लगेगी यार, पर अभी हटाता हूं मैं इसको। ओके हट गया, चलो इसको करते हैं डिसेबल। और आपके यहां पर लिखोगे, तो मैंने क्या कहा आपको, 3 तरह का देखने को मिलता है आपको ग्राफ। एक देखने को मिलता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का एज डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कैसा होता है वो आपको देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा आपको स्टेबल पॉपुलेशन का ग्राफ, स्टेबल पॉपुलेशन का ग्राफ, ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का ग्राफ, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का ग्राफ, ठीक है। ये 3 तरह के ग्राफ आपको देखने को यहां पर मिलेंगे। यानी कि हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, आपको 3 तरह की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग, ठीक है। अब हम इसके ग्राफ बनाने वाले हैं, यानी कि हम बताएंगे इसका एज पिरामिड कि किस तरीके से जो है, कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा, और किस तरह का ग्राफ उनका आपको देखने को मिलता है। आप बहुत अच्छे से रिलेट करोगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वो एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है, एक ऐसी पॉपुलेशन जो आगे जाके बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड करने वाली है, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है, जैसे कि इंडिया की, चाइना की। अब हमारी पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है, क्योंकि हम कहते हैं हमारे यहाँ यूथ ज्यादा है। हम यूथ से क्या कहना चाहते हैं, हम पता है किसकी बात कर रहे हैं यूथ से ज्यादा, प्री रिप्रोडक्टिव की। यानी कि एक ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर बहुत ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है। देखो पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो हमेशा ही नंबर कम होता है, समझ रहे हो, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर कम होता है। हम यहाँ जो बात करेंगे वो रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव की आपको यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कैसी है, एक ऐसी पॉपुलेशन जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड कर रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। कब बढ़ेगी, जब भैया प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वही आगे जाके रिप्रोडक्टिव बन रहे हैं और वही आगे जाके और क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ढेर सारा रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से ग्राफ, देखो देखो इस तरीके से हम इसको ग्राफ को बनाते हैं कुछ इसकी फॉर्म में, पिरामिड्स की। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है। ये देखो इसका नंबर काफी ज्यादा है। फिर इसके बाद नंबर किसका है, आपका आता है रिप्रोडक्टिव का। और जो सबसे ऊपर आता है वो आता है आपका किसका भैया, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का। तो आप यहां पर लिख दोगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव,
अरे यार, तो इसे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो सपोज कर लेते हैं हम, कोई भी नंबर यहाँ पर मान लेते हैं कि भैया ये कितने हैं, 100 है, ये है 100, ये हो गए आपके मान लो लगभग 55, और इसको मान लो लगभग 35। तो जब आपको इस तरीके का किसी भी कंट्री का ग्राफ देखने को मिलेगा, ये एक्सपेंडिंग है। एक्सपेंडिंग इसका मतलब क्या, कि जो सबसे ज्यादा नंबर है वो किसका है, प्री रिप्रोडक्टिव का है, उससे कम किसका, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव और भी कम है। तो इस तरीके से जब ग्राफ आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये किसका है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का ग्राफ है। अब इसको जरा ध्यान से देखो, क्या ये शेप आपको कुछ इस तरीके से दिख रही है, बताओ हाँ या ना। क्या मैं इसको पिरामिड शेप कह सकता हूँ, इजिप्ट के जो पिरामिड है बच्चा, वो क्या ऐसे ही दिखते हैं, तो आप इसको कहते हो पिरामिड शेप या फिर ट्राइंगुलर शेप। पिरामिड, या फिर आप इसी को कहते हो ट्राइंगुलर शेप, आप इसी को कहते हो ट्राइंगुलर शेप, ट्राइंगुलर शेप। ठीक है, अब ये ग्राफ किस किन कंट्रीज का आपको देखने को मिलता है, देखो मैं इंडिया का ग्राफ है ये। इंडिया कैसी है, डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, सर डेवलपिंग कंट्री है। हमारे यहाँ क्या है भैया, पॉपुलेशन बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि यूथ ज्यादा है, यूथ मतलब प्री रिप्रोडक्टिव में ज्यादा है, यानी कि यहाँ जो रिप्रोडक्शन चल रहा है वो धड़ाधड़ चल रहा है, बिना सोचे समझे चल रहा है। इसलिए तो इंडिया को भैया फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट करनी पड़ी। तभी तो सरकार को कहना पड़ा, जितने भी सरकारी नौकरी करते हैं जो लोग, उनको सिर्फ 2 ही बच्चे रखना अलाउ है, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी भैया उतनी तेजी से रिसोर्सेज नहीं बढ़ते। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ जो आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है वो डेवलपिंग कंट्रीज का देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन है। किसकी लैक ऑफ एजुकेशन है, फैमिली प्लानिंग की। लोगों को फैमिली प्लान करना ही नहीं आता। यहाँ पर क्या होता है, कोई इंसान अगर 40,000 रुपए कमा रहा है तो वो 3-3 बच्चे पैदा कर लेगा। वो ये नहीं सोचता कि भैया 50,000 40,000 मेरी जो है सैलरी है, और बच्चे मैंने 3-3 है, क्योंकि आगे भैया खर्चे बहुत महंगे होते जा रहे हैं। समझ रहे हो, तो ये आपको डेवलपिंग कंट्रीज का हाल देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, बेसिकली यहाँ पर क्या है, अब छोड़ो, अब क्या ही बात करना, इतना ही जान लो चलो, नहीं तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, इतना भाई समय नहीं है अब हमारे पास। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आ जाते हैं भैया डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज, यहाँ पर भैया हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी कम होती हैं, समझ रहे हो, लैक ऑफ एजुकेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज कम है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल इंडिया हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, स्टेबल क्या होता है, एक ऐसी पॉपुलेशन जो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, कि उसका नंबर जो है ऑलमोस्ट सेम रह रहा है, जो उसकी ग्रोथ रेट है ना, उसमें कुछ ज्यादा चेंज आ नहीं रहा है। अब ये कब होगा, ये आपका तब होगा जब आपकी भैया प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव आपकी कैसी होगी, सेम होगी। तब ये आपका कहलाएगा क्या, आपका जो है स्टेबल पॉपुलेशन कहलाएगा। ऑलमोस्ट सेम, यहां पर हम एक शब्द यूज करेंगे, ऑलमोस्ट सेम। देखो, तो मैंने यहाँ पर कहा ना, देखो ये देखो, इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखो, ये होता है एक स्टेबल पॉपुलेशन का। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, कि भैया जो प्री रिप्रोडक्टिव है और जो रिप्रोडक्टिव है वो ऑलमोस्ट क्या है आपका, सेम है। क्या है, ऑलमोस्ट आपका सेम है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव, अब जैसे कि हम यहाँ पर नंबर ले सकते हैं, सपोज कर लो इसको भी मैंने 100 ले लिया, तो ये भी आपका 100 ले लिया। ऐसा नहीं है कि स्टेबल पॉपुलेशन हम उसी को कहेंगे जिसका हमेशा फिक्स होता है, हम कहते हैं ऑलमोस्ट फिक्स। अगर ये 98 99 97 है रिप्रोडक्टिव वाला, तो भी ये ठीक है। ठीक है, इसको सपोज करते हैं 55 35, कुछ भी नंबर ले लो, फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला, यहां पर आपको देखने को मिलता है प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट सेम, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट सेम, यानी कि इनका जो नंबर है वो ऑलमोस्ट कैसा है बच्चा, सेम है। जब इस तरह का किसी पॉपुलेशन में आपको एज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, तो आप उसको कहते हो स्टेबल पॉपुलेशन। ये किसकी देखने को मिलती है भैया, ये डेवलप्ड कंट्रीज की देखने को मिलती है, अमेरिका की देखने को मिलेगी आपको, समझ रहे हो आप, ये डेवलप्ड कंट्रीज की आपको देखने को मिलती है। अब ये शेप आपको कैसी दिख रही है, ऐसा नहीं लग रहा, मान लो ये बैल हो, कभी देखा है बैल, तो ये होती है आपकी बैल शेप। ये जो ग्राफ है भैया वो है आपका बेल शेप का, बेल शेप। और एग्जांपल इसका क्या हो गया, आपका डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे कि अमेरिका हो गया,
डेवलप्ड कंट्रीज, तो इन लोगों को पता भी है कि कितना रिप्रोडक्शन करना है, ठीक है, ये लोग अच्छे से जानते हैं रिसोर्सेज का, कितना ही हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि भैया आगे जाके कहीं ऐसा ना हो लोग ज्यादा हो जाए रिसोर्सेज कम हो जाए, ठीक है। अब एक पॉपुलेशन ऐसी होगी जो ज्यादा ही समझदार हो गए, समझ रहे हो, ज्यादा समझदार मतलब देखो, अगर आपको कहीं पर ऐसा देखने को मिले ग्राफ किसी कंट्री का कि भैया सबसे ज्यादा जो लोग हैं ना उसके क्या है, रिप्रोडक्टिव है, सबसे ज्यादा लोग क्या है, रिप्रोडक्टिव है, भैया प्री रिप्रोडक्टिव से भी ज्यादा कौन है, रिप्रोडक्टिव, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो कम ही होते हैं। अगर आपको इस तरीके का ग्राफ देखने को मिले तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का ग्राफ होता है, यानी कि भैया रिप्रोडक्टिव तो ज्यादा है बट वो रिप्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, वो नए बच्चों को जन्म ही नहीं दे रहे, तो प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर भैया कम है, तो इससे क्या होगा, ये पॉपुलेशन आगे डिक्लाइन कर रही है, भैया इतने लोग आ ही नहीं रहे। और ये आपको देखने को मिलता है हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में जिसके अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि आपकी साउथ कोरिया हो गई, भैया बच्चों की कमी है साउथ कोरिया। आप जापान में देखो, आप देखोगे बूढ़े लोग ज्यादा हैं, रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, पर प्री रिप्रोडक्टिव इतने है ही नहीं। तो ये हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में आपको देखने को मिलती है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, समझ रहे हो। जैसे कि हम सपोज करते हैं, इसको मान लेते हैं आपका 100, तो यहाँ पर जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं सपोज कर लो 70 नए बच्चे जन्म, मतलब भैया प्री रिप्रोडक्टिव। जब हमने ग्राफ ड्रॉ करा जापान का, साउथ कोरिया का, तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिला, ठीक है। या फिर आप इसको भी कह सकते हो, क्या आप इसको भी ऑलमोस्ट कह सकते हो 70 के आसपास, क्योंकि ये ऑलमोस्ट से ही सेम होते हैं, ठीक है। चलो 70 ना लिख के 65 लिख देते हैं, नहीं तो बच्चे इसमें से अर्थ निकाल लेंगे क्या कि सर ने जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव सेम बता दिए, नहीं यार। अब ये जो शेप है ना भैया, इस ऐसी पर्टिकुलर शेप को कहते हैं अर्न शेप। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि भैया बीच से जो है वो क्या है, काफी ज्यादा वाइड है, और नीचे से क्या है, नैरो। कभी ट्रॉफी देखी है आपने, ट्रॉफी मतलब जो कप होते हैं, कप वाली ट्रॉफी, तो आपने देखा कैसे ऊपर से वो चौड़ी होती है, नीचे से नैरो होती जाती है, तो कुछ इस तरह की शेप आपको देखने को मिलती है जिसको आप कहते हो अर्न शेप। अब देखो मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, चलो लिख देता हूँ। ये हो गया आपका प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है, और ये हो गई आपकी पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। ये कैसी शेप दिख रही है, ये आपको दिख रही है भैया अर्न शेप, इस शेप को कहते हैं अर्न शेप। क्या यहाँ पर भैया नेगेटिव आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिल्कुल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी नेगेटिव ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भैया प्री रिप्रोडक्टिव, अगली जो जनरेशन को जन्म देने वाले लोग हैं वो कम है यार, आगे जाके पॉपुलेशन क्या करती जाएगी, डिक्लाइन करती जाएगी, ठीक है। और ये एग्जाम्पल इसके जो आपको देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, इसका जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे कि भैया आपके जापान हो गई, साउथ कोरिया हो गई, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज। तो भैया तीन तरह की पॉपुलेशन ही आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। एक हो सकती है एक्सपेंडिंग, जिसके अंदर भैया प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, आगे जाके और रिप्रोडक्शन धड़ाधड़ चल रहा है, ठीक है। दूसरा होता है रिप्रोडक्शन सोच समझ के चल रहा है, तो स्टेबल पॉपुलेशन। और एक ऐसी पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन ही नहीं चल रहा भैया, वो लोग सोच रहे हैं हम ही मस्त हैं भैया, खा पी लें, यही हमारा गुजारा हो जाए, वो बड़ी बात है, तो वहां पर आपको देखने को मिलते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो ऐसा करो, इसको पॉज करो और नोट कर लो, ये तीनों ग्राफ आपके भेजे में सेट होने चाहिए। अब एनसीईआरटी तो मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारा जो एक कैरेक्टर रह जाएगा वो होगा पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि मुझे लग नहीं रहा आज हो पाएगा, ठीक है। देखो, अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस। जब भी आप बच्चा किसी भी पॉपुलेशन को देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है कि किसी भी गिवन टाइम पे कोई भी आप पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स को देखते हो तो डिफरेंट डिफरेंट एजेस के आपको देखने को मिलते हैं। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और अ एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एज पिरामिड। तो अगर आप एज डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट करते हो किसके अगेंस्ट, पॉपुलेशन के अगेंस्ट, तो आपको जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसको आप कहते हो एज पिरामिड। यानी कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो आप किसी भी, आप जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो किसका, एज डिस्ट्रीब्यूशन का, किसी भी पॉपुलेशन का, तो जो स्ट्रक्चर बन के आता है उसको हम कहते हैं आपका एज पिरामिड। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड्स आर जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ डायग्राम। तो यार ये वाली बात आप नोट कर लोगे यहां से अपने नोट्स के अंदर
तो आप क्या लिख लोगे कि भैया एक ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो एज पिरामिड्स होते हैं वो जनरली शो करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ डायग्राम। अरे एज डिस्ट्रीब्यूशन, अरे हाँ सही है, ठीक है, ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, आप ये याद रखोगे मेल्स और फीमेल्स का, ठीक है, जो है शो करते हैं। आगे देखो, द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। तो भैया जो शेप बनती है किसी भी पिरामिड की वो किसको रिफ्लेक्ट करती है? तो भैया जो आपकी पिरामिड की जो शेप है, शेप किसकी पिरामिड की, वो रिफ्लेक्ट करती है किसको? ग्रोथ स्टेटस को, किसके? पॉपुलेशन के। या तो जो पॉपुलेशन है भैया वो कैसी होगी, वेदर इट इज ग्रोइंग यानी कि एक्सपेंडिंग, या तो स्टेबल होगी या फिर डिक्लाइनिंग होगी। तीन तरह का ही आपको देखने को मिलेगा। तो कैसी कैसी देखने को मिलेगी? या तो ग्रोइंग होगी, या तो स्टेबल होगी, या फिर डिक्लाइनिंग होगी। और ग्रोइंग को ही हम कहते हैं क्या? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। इसी को हम कहते हैं बच्चा आपका एक्सपेंडिंग, इसी को हम कहते हैं भैया आपका एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। बताओ क्या एक एक चीज समझ में आ रही है आपको? एनसीईआरटी समझ में आ रही है? इसी के बेसिस पर आपको तीन डायग्राम्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखो, ये किसका दे रखा है आपको? एक्सपेंडिंग का। ये आपको दे रखा है स्टेबल का। ये आपको दे रखा है डिक्लाइनिंग का। तो देखो जरा ध्यान से, ये कैसी शेप आपको दिख रही है? पिरामिड शेप या ट्राइंगुलर शेप। तो ये है आपकी पिरामिड शेप। स्टेबल की कैसी दिखती है आपको? बैल। कैसी दिखती है आपको? बैल शेप। और डिक्लाइनिंग की आपको दिखती है भैया अर्न शेप। जो कप शेप होती है ना, एक प्रॉपर ट्रॉफी होती है, कप शेप्ड ट्रॉफी, क्रिकेट में आपने काफी देखी होंगी, ठीक है। तो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है पिरामिड जो शेप है, जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है उसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा है किससे? रिप्रोडक्टिव से। स्टेबल में क्या है? जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव है उसका नंबर ऑलमोस्ट सेम है। और डिक्लाइनिंग में क्या है? रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा है और प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर कम है। तो इस तरह की पॉपुलेशन को कहते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। बताओ हाँ या ना? क्या आपको समझ में आ गए सारे के सारे? इसके बाद आपका दे रखा है पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि अब मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों कल। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। मिलता हूं अगले लेक्चर में। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको इकोलॉजी का मतलब समझ में आया होगा। देखो मैंने 30 मिनट दिए सिर्फ इकोलॉजी के मीनिंग के लिए, उसके लेवल्स आपको समझा, जिससे आपको समझ में आया भैया इंडिविजुअल से कैसे पॉपुलेशन बन रही है, पॉपुलेशन से कैसे कम्युनिटी बन रही है, कम्युनिटी से कैसे बायोम। तो चलो मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।